गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव मैराथन में, जिसमें हम पंचायती राज का लास्ट क्लास कर रहे हैं ना, क्योंकि इसमें हम लोग को पद मुक्ति, निर्वाचन और धाराओं से संबंधित प्रश्न बनाने हैं। तो धाराओं से संबंधित प्रश्न को पहले शुरू करते हैं। आप जानते हो कि जो हमारा पंचायती राज है, इसमें आप देखे भी होंगे कि टोटल 15 अध्याय हैं, है ना, 15 अध्याय। और ये पीडीएफ जो है आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव कोर्स में। और 1 2 3 और 4 अनुसूचियां हैं, और उसके बाद ये धाराओं से संबंधित प्रश्न है। तो हम लोग एक काम करते हैं, आज जो है धारा से संबंधित प्रश्न पहले बना लेते हैं। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट धारा है उससे संबंधित प्रश्न पहले बना लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार कौन से कथन सही हैं? धारा 29 जिला पंचायत का गठन, धारा 40 पंचायत पदाधिकारियों का निलंबन हटाया जाना, 42 राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां, और 45 सम्मेलन की प्रक्रिया। तो आप बताओ इसमें से कौन सा सही है? धाराओं को तो पढ़े ही हो गए आप लोग, क्योंकि आप जान रहे हो एग्जाम में धारा से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये भी एक पंचायती राज क्या है, ये अधिनियम है। ठीक है, चलो सब तैयार है भाई? बहुत बढ़िया। तो क्लास स्टार्ट हो गई है, और शानदार स्टार्ट हो गई है। ठीक है, चलो। तो धारा 29 में जिला पंचायत का गठन दिया हुआ है, धारा 40 में पंचायत पदाधिकारियों का हटाया जाना भी दिया हुआ है, राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां 42 में दिया है। याद रखना, राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां जो है वो 42 में है, और नियम बनाने की शक्ति 43 में है। कुछ कुछ धाराएं आपको याद कराना भी जरूरी है। तो 42 में राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां हैं, 43 में नियम है। इन दोनों के बीच में एक धारा और है, 42 का। याद रखना, 42 का में अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कृत्य को समन्वित करने की शक्ति है। ठीक है, याद रखना, धारा 42 में जो राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां हैं, तो शक्तियां कैसी है? तो 42 का में अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनके कर्तव्य, उनके कृत्य को डायरेक्शन देने की शक्ति है किसके पास? राज्य निर्वाचन आयोग के पास। और 43 के तहत, धारा 43 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के पास नियम बनाने की शक्ति है। याद रखना, नियम बनाने की शक्ति। तो 42 का 43 सही है। धारा 45 में सम्मेलन की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि धारा 45 जो है ये इसमें दिया हुआ है पुनर्विचार। ठीक है, मतलब पंचायत, अगर चौथा पॉइंट गलत है, क्योंकि धारा 45 में दिया हुआ है कि पंचायत किसी मामले में अगर निर्णय दे चुकी है तो उस मामले में पुनर्विचार के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये धारा 45 गलत हो जाएगा। आंसर आएगा 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 1, 2 और 3 सही है। जिन लोग ऑप्शन ए बता रहे थे वो गलत हो गया, क्योंकि धारा 45 में सम्मेलन की प्रक्रिया नहीं है। 45 का मतलब पुनर्विचार, दिमाग में सेट करो, 45 का मतलब पुनर्विचार। अब धारा 40 और 29 के पास आते हैं, देखते हैं क्या याद कर सकते हैं हम। ठीक है, धारा 40 और 29 के पास आते हैं। ठीक है, देखो धारा 40 के पास जब पढ़ोगे ना, तो उसके आगे पीछे की धाराओं को याद करना जरूरी है। जैसे जब आप धारा 40 पढ़ते हो, ठीक है, तो धारा 40 में पंचायतों के पदाधिकारियों को हटाना है, तो 39 में है निलंबन, 38 में है रिक्तियों का भरा जाना, और 37 में है त्याग पत्र। तो 37 से 40 को एक साथ याद रखना, यहां तक कि 36 को भी आप एक साथ याद रख सकते हो। ठीक है, 36 को भी आप याद रख सकते हो, क्योंकि 36 में निरर्हता दिया हुआ है। पंचायत का पदाधिकारी होने के लिए निरर्हता मतलब अयोग्यता है, तो अयोग्यता 36 में बताया गया है, अयोग्यता। 37 में त्याग पत्र, अब अयोग्य है तो त्याग पत्र तो देना पड़ेगा, या फिर त्याग पत्र दे दिया तो रिक्त हो जाएगा पद, तो रिक्त कैसे भरा जाएगा? 38 में। सस्पेंड कर देना 39 में, और मान लो बात सस्पेंड करने से भी नहीं बन रहा है, तो हटाया जाना है धारा 40 में। धारा 40 में हटाया जाना दिया है।
ठीक है, तो ये 36 से 40 एक साथ याद रखना आप। इसके अलावा एक से अधिक पद धारण करने का वर्जन दिया हुआ है धारा 41 में, इसको आप अलग से याद रखेंगे। ठीक है, 36 से 40 का धारा आपको एक साथ याद रखना है और 41 को अलग से याद रखना है। एक से अधिक पद धारण करने का वर्जन बताया गया है इसमें। ठीक है, इसके अलावा 29 देखो, 29 जिला पंचायत का गठन, तो यहीं पर आप देखना 22 में दिया हुआ है जनपद पंचायत का संरचना और ग्राम पंचायत का गठन 13 में दिया हुआ है। तो देखो, जैसे आपका 13 में दिया है ग्राम पंचायत का गठन, 13 में दिया हुआ है क्या, ग्राम पंचायत का गठन, वैसे ही 22 में दिया हुआ है आपका क्या, जनपद पंचायत की संरचना। 22 में क्या दिया हुआ है आपका, जनपद पंचायत की संरचना। ठीक है, और वैसे ही आपका 29 में दिया हुआ है जिला पंचायत का गठन। 29 में क्या दिया हुआ है, जिला पंचायत का गठन दिया है। ठीक है, तो 13, 22 और 29 को याद रखिएगा। 13, 22 और 29 को आपको याद रखना है एक साथ। क्यों एक साथ याद रखना है, क्योंकि 13 में ग्राम पंचायत का गठन है, तो 29 में जिला पंचायत का गठन है। 13 में ग्राम पंचायत का गठन, तो 29 में क्या है भाई, जिला पंचायत का गठन है। ठीक है, और 22 में आप बोल सकते हो जनपद पंचायत की संरचना, मतलब ग्राम पंचायत का गठन 13 में, जनपद 22 से और जिला पंचायत है आपका 29 से। तो 13, 22 और 29 याद रखना। पहले 9 जोड़ना पड़ेगा, फिर 7 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 9 जोड़ना पड़ेगा, फिर 7 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, याद रहेगा, ग्राम पंचायत 13, जनपद 22, जिला 29। तो ये 29 को याद रख लिया। और एक आर्टिकल आया था 42, सॉरी धारा सेक्शन आया था, तो याद रखना धारा अध्याय 4 में 42 से 43 तक की धाराएं हैं। 42 में राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां हैं और 43 में नियम बनाने की शक्ति है। इन दोनों के बीच में एक धारा और है, हो सकता है ये इंपॉर्टेंट हो, अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करना, उनके कर्तव्य और कृत्यों को डायरेक्शन देने की शक्ति है 42 क में। तो 42, 43 को एक साथ याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से ही धाराओं को याद रख पाएंगे हम। दूसरी चीज, धाराओं से संबंधित और भी प्रश्न मैं कराऊंगा, है ना। पंचायती राज का भले ही ये लास्ट क्लास है, लेकिन करंट अफेयर वाले में सेक्शन में, या फिर जब मैराथन क्लास चलेगी ना, मॉडल टेस्ट, मॉडल क्लास चलेगी, तो उसमें जो है धाराओं के क्वेश्चन और भी कराऊंगा मैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन, बताइए पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार प्रत्येक पंचायत एक निधि स्थापित करेगी जो पंचायत निधि कहलाएगी। पंचायत द्वारा प्राप्त समस्त राशियां उस निधि का भाग होंगी। तो वो पंचायत की जो निधि है, ठीक है, जो पंचायत की निधि है वो कौन से धारा में दिया हुआ है, बता दो भाई। पंचायत की जो निधि है वो कौन से धारा में दिया हुआ है, चलो फटाफट से बता दो। पंचायत की जो निधि है वो कौन से धारा में दिया हुआ है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर दे पा रहे हैं। आज हमारा बहुत सारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा, मजा भी आ जाएगा। लिंक को शेयर कर दिए हो अपने दोस्तों के साथ। चलो आगे बढ़े। धारा 66, वेरी गुड। धारा 66 में पंचायत निधि के बारे में दिया हुआ है। धारा 66 में क्या दिया हुआ है भाई, पंचायत निधि के बारे में दिया हुआ है धारा 66 में। ठीक है, धारा 66 में दिया हुआ है पंचायत निधि के बारे में, वेरी गुड। चलो अगला, 37, 38, 39, 40 को मिलाना है। चलो मिला लो भाई, 37, 38, 39, 40 को। तो सभी जो है देखो, 40 से तो डायरेक्ट हटा देते हैं, तो 40 से आएगा हटाया जाना और 39 से आएगा निलंबन। ठीक है, 37 में दिया हुआ है त्याग पत्र, तो 37 में आ जाएगा क्या भाई, त्याग पत्र। तो बच गया 38, 38 का मतलब रिक्तियों का भरा जाना। तो 37 देखो, 36 में हमने क्या पढ़ा था, तो धारा 36 याद करो,
धारा 36 में हमने क्या पढ़ा था? तो धारा 36 में हमने पढ़ा था अयोग्यता। धारा 36 में पढ़ा था हमने अयोग्यता, जिसके कारण 37 के तहत उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा, 38 के तहत पद रिक्त हो जाएंगे, 39 के तहत सस्पेंड कर सकते हैं और 40 के तहत हटाया जा सकता है। तो 36 से 40 याद रखना बोला था। और 41 भी आपको याद रखने बोला था। 41 पे दिया है एक से अधिक पद धारण नहीं किया जा सकता। एक से अधिक पद धारण नहीं किया जा सकता। ठीक है, याद रखेंगे। चलो, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 ग्राम सभा ग्राम पंचायत के कृत्य के बारे में क्या सही है? तो ग्राम पंचायत के कृत्यों के बारे में यहां पूछा गया है आपसे कि इसमें से क्या सही है। ये धारा 49 में वर्णित है। पहला चीज तो यही पूछा जा रहा है कि ये धारा 49 में वर्णित है, पहला चीज। ठीक है, तो क्या ये धारा 49 में वर्णित है? बता दो जल्दी से। धारा 49 में वर्णित है? बिल्कुल सही। धारा 49 में 31 उपधाराएं हैं। मांस के विक्रय तथा परीक्षण का विनिमयन है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना, संचालन, देखरेख एवं निगरानी करना है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप आंसर देखो इसका, तो 1 2 3 4 चारों ही सही है। धारा 49 याद रखना, ग्राम पंचायत के कृत्य इंपॉर्टेंट है। धारा 49 में ग्राम पंचायत के कृत्य हैं, याद रखना 49, 50 और 52। तो ग्राम पंचायत के कृत्य 49 में, जनपद पंचायत के कृत्य धारा 50 में, और जिला पंचायत के कृत्य हैं धारा 52 में। जिला पंचायत के कृत्य किसमें होंगे? धारा 52 में। ठीक है, तो 49, 50, 52 इसको एक साथ याद रखना। ग्राम पंचायत के कृत्य 49, जनपद पंचायत के कृत्य 50 और जिला पंचायत के कृत्य धारा 52। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। चलो अच्छा है, क्वेश्चन मिला लो भाई। ग्राम के संबंध में अधिसूचना आएगा धारा 3, क्योंकि परिभाषा है धारा 2 में। ग्राम के संबंध में अधिसूचना किसमें आएगा? धारा 3 में, और परिभाषा है धारा 2 में। जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन ये दिया हुआ है धारा 25 में। तो अविश्वास प्रस्ताव किसमें होगा? धारा 21। ठीक है, सरपंच और उप सरपंच के ऊपर अविश्वास प्रस्ताव जो है वो धारा 21 में है, याद रखना धारा 21 में है। ठीक है, धारा किसमें है भाई? 21 में है। ठीक है, धारा किसमें है? 21 में। ठीक, चलो आगे बढ़े। चलो धारा 83, 89, 84 और 88। धारा 83, 89, 84 और 88। ऐसे में तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये लो, धारा 83 में क्या दिया हुआ है? करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्ति। 89 में हानि एवं दुरुपयोजन के लिए पंचों आदि का दायित्व। धारा 84 में है पंचायतों के कार्य का निरीक्षण, और 88 में है पंचायतों के कार्यकलाप की जांच। ठीक है, तो ये 83, 84, 88, 89 एक साथ याद रखो। 83 पहले याद करो, करों में राहत देने के बारे में राज्य सरकार की शक्ति। 84 में याद करो पंचायतों के कार्य का निरीक्षण। 88 पंचायतों के कार्यकलापों की जांच। तो 89 में है हानि और दुरुपयोजन के लिए पंच आदियों को आदि का दायित्व। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायत पदाधिकारियों की पद मुक्ति और निर्वाचन से संबंधित हमको प्रश्न बनाने हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, और वो जो धाराओं का क्वेश्चन है ना उसको मैं फिर से करा दूंगा लास्ट में। ठीक है, चलो। सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।
अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के निरपेक्ष बहुमत से पारित होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव और मतदान करने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव कुल सदस्यों के आधे से अधिक मतों से पारित होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अब समझना, पद मुक्ति और निर्वाचन को लेकर कूट में ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो इसमें पूरा पढ़ने का काम और आंसर देने का काम आपका होगा कि कौन कौन सा सही है। मैं सिर्फ उन ऑप्शंस को पढ़ूंगा जो आंसर सही है और उसी को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि सारा पढ़ के अगर एक्सप्लेन करूंगा तो एग्जाम में आपका क्या हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा, बताएं, चीजें मिक्स हो सकती है। इसलिए हम लोग जो है इस पे थोड़ा सा दूसरे रणनीति से काम करेंगे। इस पे मैं जो चीजें है ना, मैं जो चीज सही है उस चीज पर बस बात करूंगा, तो आपको जो है एग्जाम में याद भी रहेगा। ठीक है, चलो सही चीजों पर बात करते हैं सीधा। तो पहला पॉइंट, सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव के पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है। पंचायत के जो भी उच्च अधिकारी हैं, दिमाग में सेट करके रखेंगे, पंचायत के जो भी उच्च पदाधिकारी होते हैं, जैसे सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, जनपद पंचायत में अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिला पंचायत में भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तो उच्च पदाधिकारियों को अविश्वास प्रस्ताव हटाया जा सकता है, क्योंकि सदस्य ही अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, तो पंच के ऊपर लगेगा नहीं, जनपद सदस्य के ऊपर भी नहीं लगेगा, जिला सदस्य के ऊपर भी नहीं लगेगा, क्योंकि सदस्यों को अपने उच्च अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। तो इसीलिए सरपंच के ऊपर लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए, बिल्कुल सही। और अविश्वास प्रस्ताव कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से भी पारित होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब बाकी पॉइंट आपका क्या होगा, गलत होगा। आपको भी पढ़कर जो सही है वही आंसर देना है। तो 1, 4 और 6 इसका क्या है, आंसर सही है। ठीक है, 1, 4 और 6 ऑप्शन आपका आ जाएगा डी। ठीक है, 1, 4 और 6 सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से उसी तरह से हमको करना होगा चीजें। याद रखना, अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकेगा, लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे, ग्राम जनता तो जिला पंचायत में अलग अलग अधिकारी करता है। तो जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो ग्राम पंचायत के मामले में उपखंड अधिकारी, राजस्व, है ना, और जनपद पंचायत में कलेक्टर, और जिला पंचायत में संचालक पंचायत जो है वो अध्यक्षता करता है। तो ये आपको याद रखना होगा कि जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो अब उच्च अधिकारियों के ऊपर ही लाया जा रहा है, तो उन लोग तो अध्यक्षता करेंगे नहीं, तो अध्यक्षता के लिए किनको बुलाया जाएगा, तो ग्राम पंचायत के मामले में उपखंड अधिकारी को, राजस्व वाले को, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को, और जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को, जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को। ठीक है, याद रखेंगे। ये सब चीज में काफी कंफ्यूजन होता है, इसीलिए ये सब चीज को आपको मैं बताते हुए चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उप सरपंच अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। उप सरपंच जो है वो अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो पहला, चलो आप लोग पहले आंसर दो। ठीक है, आप लोग पहले पूरा पढ़ो और उसके बाद आंसर दो, फिर इसमें जो सही होगा वो मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा, क्योंकि गलत चीजों को पढ़ने से दिमाग जो है वो कंफ्यूज हो सकता है। तो पंचायत में सरपंच और उप सरपंच ये दोनों को अविश्वास प्रस्ताव से हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये उच्च अधिकारी हैं, इसलिए ये वाला सही है। कुल संख्या का 2/3 बहुमत होना चाहिए और उपस्थित और मतदान करने वालों का 3/4 होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से आ जाएगा आंसर क्या, बी सी डी, ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, जितने लोग भी ऑप्शन सी बोल रहे हो वेरी गुड, बी सी डी सही है, बाकी सब जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि कुल का 2/3 चाहिए, उपस्थित और मतदान करने वालों का 3/4 चाहिए। अब समझ में आ रहा है ना। इसमें हम यही टेक्निक लगाएंगे, क्योंकि पूरा कूट वाला क्वेश्चन है, तो कूट वाले क्वेश्चन में यही ट्रिक लगाना पड़ेगा। आप पूरा पढ़ोगे और पढ़ने के बाद आंसर बताओगे। चलो अगला प्रश्न फिर आपके सामने है, तुरंत पढ़ो और पढ़कर आंसर बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा। चलो भाई तुरंत बता दो इसका उत्तर क्या होगा। जनपद पंचायत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो क्या आंसर लेंगे, दो ही ऑप्शन इसमें सही है। देखो कहीं पे भी स्पष्ट बहुमत, निरपेक्ष बहुमत नहीं कहा गया है। आपको पता है कि कुल सदस्यों का 2/3 और उपस्थित और निर्वाचित सदस्यों का, उपस्थित और मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों का
3/4 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर सिर्फ 2 ही पॉइंट सही है, एक 6वां पॉइंट सही है और एक 3रा पॉइंट सही है, बाकी सब गलत है। क्योंकि कुल निर्वाचित सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 3/4 होना चाहिए। तो सिर्फ 3 और 3रा और 6वां पॉइंट सही है। बहुत सारे लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, इसका सही आंसर अब आप क्यों दे पा रहे हो, समझ में आ रहा है ना कि अब कचरा नहीं हो रहा है। आपको जो सही लग रहा है आप अपने मन में रखे हो, आपको पता चल गया कौन सा सही है, 3रा और 6वां सही है। ठीक है, एक एक पॉइंट को पढ़ूंगा ना तो गलत हो जाएगा, आप भी कंफ्यूज हो गए है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। ऑप्शन आएगा सी। चलो, जनपद पंचायत का अध्यक्ष किस तरह से पद मुक्त किया जा सकता है? 2 ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, तो अगर जनपद पंचायत का अध्यक्ष है तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हमको भरोसा नहीं है आपके ऊपर, तो अविश्वास प्रस्ताव तो उसके लिए लाया जा सकता है। इसके अलावा क्या आंसर लोगे? चलो भाई जल्दी बता दो, जल्दी से। तीन और चार, चार गलत, क्योंकि 2/3 बहुमत किसका क्लियर नहीं है, कुल सदस्यों का कि उपस्थित और मतदान वालों का, ये क्लियर नहीं है। प्रत्यावर्तन इसके ऊपर लगेगा नहीं, तो सीधी सी बात है, एक संकल्प और अविश्वास प्रस्ताव, एक संकल्प और अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, तो याद रखना आंसर आएगा 1 और 3। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के मामले में कोई 3 पॉइंट इसमें से सही है, 6 में से 3 पॉइंट सही है। आंसर लीजिए जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के मामले में। ठीक है, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के मामले में 3 पॉइंट सही हैं। ठीक है, पहला गलत है क्योंकि कुल सदस्यों का 2/3 होना चाहिए। ठीक है, पहला गलत है क्योंकि कुल सदस्यों का 2/3 होना चाहिए, उपस्थित और मतदान करने वालों का 3/4 होना चाहिए, इसलिए तीसरा भी सही है। चौथा हो गया इसके कारण गलत, तीसरा हो गया यहां पे इसके कारण गलत, ये वाला भी गलत। तो आएगा क्या? ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी द्वारा किया जाता है, इसीलिए आंसर आएगा दूसरा, तीसरा और 6वां। जितने लोग भी दूसरा, तीसरा और 6वां उत्तर दे रहे हो सही है। देखो टॉपिक थोड़ा कठिन है, लेकिन ना हमको हड़बड़ाना है ना हमको डरना है। ठीक है, टॉपिक थोड़ा कठिन रहेगा, लेकिन इसको मेरे जो पढ़ाने का तरीका है वो मैं अपने तरीके से आपको अच्छे से कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कुल सदस्यों का 2/3 चाहिए होता है और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 3/4 चाहिए होता है। ठीक है, और ऐसे सम्मेलन की अध्यक्षता एक शासकीय अधिकारी करता है। और अविश्वास प्रस्ताव के मामले में मैंने बताया है आपको, क्या बताया है कि ग्राम पंचायत के मामलों में एसडीओ राजस्व, और जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर, और जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत करता है। ठीक है, यहां पे जिला पंचायत लिखा था और जिला पंचायत का अध्यक्ष करेगा, ऐसा नहीं है, है ना, ये गलत है। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कैसे पदमुक्त किया जा सकता है? तो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष को पद मुक्त करना है, तो बताइए क्या आंसर लेंगे? पूरा समय दूंगा आपको मैं, हर क्वेश्चन में 5 से 10 सेकंड का टाइम दूंगा जिसमें आप आंसर ले सकते हो। ठीक है, 5 से 10 सेकंड का आपको बिल्कुल मैं टाइम दूंगा हर क्वेश्चन में, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है ना। चलो, क्या आंसर लोगे इसमें? एक, दो, तीन, चार, वेरी गुड। आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है। एक संकल्प के द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उपस्थित और मतदान करने वाले निर्वाचित 3/4 सदस्य, कुल सदस्य संख्या का 2/3 सदस्य। तो ये चीज होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए इससे, मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले निर्वाचित 3/4 सदस्य जो है वो ज्यादा होना चाहिए किससे? कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों से। यही फॉर्मूला है, इसी को फॉर्मूला बोलते हैं। अभी इसका यूज आएगा। चलो नेक्स्ट, कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है। फिर से आप सही पॉइंट आपको ढूंढना है। ठीक है, जो सही पॉइंट है वो आपको ढूंढना है, मैं सीधा इसका आंसर बताऊंगा। हाँ देखो,
यहां पर लिखा हुआ है ग्राम पंचायत, ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ग्राम पंचायत। और ग्राम सभा जो होता है, ठीक है, जो ग्राम सभा होता है, अगर ग्राम सभा में 3 बैठक बुलाने में असफल हो गया तो उसको 2 बैठक का और मौका दिया जाता है। लेकिन जब ग्राम पंचायत की बात करें तो उसको 3 बार बुलाने में असफल हो गया तो उसे पदमुक्त किया जा सकता है, उसको 2 मौका और नहीं मिलता है ना भाई। तो इस हिसाब से ये पॉइंट भी गलत होगा, क्योंकि ग्राम पंचायत के मामले में 3 बार बुलाने में अगर असफल हो गया तो उसे पद मुक्त किया जा सकता है। तो यहां पर 2 बार बुलाने में असफल में नहीं होगा, 3 बार बुलाने में अगर असफल हो गया तब उसे पद मुक्त किया जा सकता है, ठीक है। और रिकॉल का जो मामला होता है ना, वो ग्राम सभा में क्या होता है, अगर मान लो 3 बैठक जो है, रिकॉल अलग चीज है, ठीक है, रिकॉल जो है वो ग्राम सभा की शक्ति है। और ग्राम सभा की 3 बैठकों में अगर गढ़पूर्ति पूरा ना कर पाए सरपंच और पंच, तो 3 बैठक में अगर असफल हो गए तो उनको नोटिस देकर 2 बैठक में और मौका दिया जाता है। और फिर भी अगर वो ना बुला पाए तो धारा 40 लग जाता है। और धारा 40 का मतलब है पंचायत के पदाधिकारियों को हटाया जाना, ठीक है, धारा 40, ठीक है। तो ग्राम सभा के मामले में 3 बैठक 3 बार बुलाने का में असफल होने पर हटा दिया जाएगा, ठीक है। और ग्राम सभा के मामले में 3 के बाद 2 बार और मौका दिया जाता है, ठीक है। यहां पर 2, 3 और 4 सही था। एक्सप्लेनेशन आराम से पढ़ना। अविश्वास प्रस्ताव जनपद पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध पारित करने के लिए कितना बहुमत आवश्यक है। अविश्वास प्रस्ताव अगर जनपद पंचायत के अध्यक्ष के विरुद्ध पारित करना है तो आप जानते हो उपस्थित और मतदान करने वाले का 3/4 जो है वो ज्यादा होना चाहिए कुल सदस्यों के 2/3 से, कुल सदस्यों के 2/3 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो उपस्थित और मतदान करने वालों का कितना, 3/4 है ना, ये अधिक होना चाहिए कुल सदस्यों के 2/3 से। तो आंसर क्या लेंगे, ऑप्शन डी। और आप लोग भी क्या बता रहे हो, ऑप्शन डी बता रहे हो, तो बिल्कुल सही है। नहीं हो सकता है, देखो पंचायत का जो ये पद मुक्ति और वो वाला क्वेश्चन है निर्वाचन वाला, उसमें कंफ्यूजन होता है, इसीलिए हम आराम से बना रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं पे भी डाउट आएगा तुरंत बुक हमारे सामने है। वैसे भी मैं आपको बताया हूं कि पंचायती राज में कभी भी फंसो तो ये बुक आपको बचा लेगा भाई, ठीक है। ये बुक जो है विनय कुमार पाठक जी का जो बुक है पंचायती राज हैंडबुक, तो मैं भी इसी को फॉलो करता हूँ। खैर मैं अपने नोट्स बना के रखा हूँ खुद के, और नोट्स से मैं सारी चीजें मेरे को मिल जाती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो नोट्स में नहीं है तो वो बुक से मिल जाता है। कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो क्या होगा, वह सदस्य बना रहेगा, नहीं, वह सदस्य नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप जहां के जनपद सदस्य हो आपको वहीं रहना होगा, ठीक है, आप जहां के जनपद सदस्य हो आपको वहीं रहना होगा। लो भाई खतरनाक क्वेश्चन, 8 पॉइंट है टोटल जोरदार 8 पॉइंट है जिसमें 4 ही सही है। और ये भी जिला पंचायत के उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव को लेकर है। चलो मैंने बोला इतने बड़े क्वेश्चन आएंगे तो हम हड़बड़ाएंगे नहीं, आराम से बनाएंगे बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल नहीं हड़बड़ाना है। 2/3 बहुमत से तो कहीं पे क्लियर नहीं है, इसका हाथ पैर नहीं है, इसीलिए पॉइंट गलत हो जाएगा। ऐसे प्रस्ताव पंचायत के मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित होना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव पंचायत के कुल 2/3 निर्वाचित सदस्यों से पारित, उपस्थित और मतदान का 3/4, कुल का 2/3, ठीक है, गलत गलत गलत। इसके बाद ऐसा प्रस्ताव पद ग्रहण करने की तिथि से 1 वर्ष बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव 1 साल बाद ही ला सकते हैं। और ऐसे पारित प्रस्ताव की वैधता को उपाध्यक्ष चुनौती दे सकता है, बिल्कुल चुनौती दे सकता है। तो यहां पर आंसर आएगा दूसरा तीसरा सही है, 7वां 8वां सही है, 4 पॉइंट सही थे, दूसरा तीसरा और 7वां और 8वां 4 पॉइंट सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सरपंच के बारे में, आप सही आंसर आपको चुनना है, ठीक है, सही आंसर आपको चुनना है। सरपंच के बारे में सही आंसर आपको चुनना है, ठीक है। यहां पर ऑप्शन सुधार लेना, ये 1 2 3 है,
और ये 1 2 3 4 है, तीसरा ऑप्शन थोड़ा सा मतलब 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, उसे अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है, प्रत्यावर्तित भी किया जा सकता है। 3 अवसरों पर ग्राम पंचायत की बैठक नहीं बुलाया है तो भी उसको पदमुक्त किया जा सकता है। देखो यहाँ पर क्लियर लिया है। अब यहीं पर 2 लिख देता तो ये पॉइंट गलत हो जाता, लेकिन क्या बोल रहा है, 3 अवसरों पर ग्राम पंचायत की बैठक नहीं बुलाता तो उसे पदमुक्त किया जा सकता है। यदि 3 अवसरों पर ग्राम सभा में गढ़पूर्ति के लिए वह असफल हो जाता है तो उसे पदमुक्त किया जा सकता है नहीं, उसको 2 मौका और दिया जाएगा, उसे पदमुक्त नहीं किया जाएगा बल्कि उसको 2 मौका और दिया जाएगा, इसीलिए ये पॉइंट गलत है। तुरंत पदमुक्त नहीं होगा, वो 2 मौका और दिया जाएगा, उसके बाद पदमुक्त किया जा सकता है। तो 1 2 3 सही है और चौथा गलत है। ठीक है, चौथे पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है, ग्राम सभा के बारे में लिखा हुआ है। 3 मौका देते हैं, उसमें अगर वो सफल नहीं हुआ तो उसको क्या करते हैं भाई, 3 मौका और देते हैं, अगर उसमें सफल नहीं हुआ मतलब 3 बार अगर गढ़पूर्ति पूरी नहीं कर पाता है वो ग्राम सभा केस में, तो उसको नोटिस देकर 2 मौका और देते हैं। ठीक है, चौथा गलत क्यों होगा समझ में आ गया ना। चलो अगला क्वेश्चन, अरे मजा आएगा आज, बेहतरीन है आज, जोरदार शानदार जबरदस्त है बिल्कुल। ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, तो भीतर लिखा है इसीलिए गलत, भीतर लिखा है इसीलिए गलत। उपस्थित मतदान करने का 3/4 बहुमत सही, कुल सदस्य को 2/3 सही, चौथा गलत। और 5वां सही, सरपंच अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकता है, क्योंकि अपीली अधिकारी अलग होते हैं, याद रखना, अपील अधिकारी अलग होते हैं। अपील अधिकारी में सरपंच और उप सरपंच कलेक्टर के पास जा सकते हैं, और अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध ये लोग 15 दिन नहीं, इनको 7 दिन मिलता है, इसलिए पॉइंट गलत। ग्राम पंचायत को 7 दिन मिलता है, जनपद को 10 दिन और जिला पंचायत को 15 दिन मिलता है। हाँ, तो क्या क्या सही हुआ, दूसरा तीसरा और 5वां सही हुआ। आप लोग भी देख लें, आप लोगों का भी दूसरा तीसरा और 5वां सही हुआ। ठीक है, दूसरा तीसरा और 5वां सही हुआ। और इसमें पूछा था क्या सही नहीं है, ठीक है, क्या सही नहीं है पूछा था। तो चलो इसमें गलत कौन कौन सा हुआ, तो पहला गलत हुआ, ठीक है, पहला गलत हुआ, और 6वां गलत हो गया, ठीक है, और चौथा गलत हो गया। ठीक है, जो पूछा है वो आंसर दोगे ना। पहला चौथा 6वां गलत है, आंसर क्या होगा, कौन सा गलत है पूछा था, तो पहला चौथा 6वां ऑप्शन डी। ठीक है, सही उत्तर नहीं पूछा था, गलत उत्तर पूछा था। इसीलिए जब भी एग्जाम में बैठो पहले ऑप्शन को टिक कर लो, क्या सही है क्या गलत, उसके बाद ही आंसर लो। ग्राम पंचायत के सरपंच को कैसे हटाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव, प्रत्यावर्तन, यदि वह ग्राम सभा की 5 लगातार बैठकों में गढ़पूर्ति असफल हो जाए, बिल्कुल हटाया जा सकता है। क्यों नहीं हटाया जा सकता, हटाया जा सकता है कि नहीं बताओ। इसके अलावा जिला कलेक्टर नहीं, तो 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। यहां पर हटाए जाने की बात कही गई है, अगर डायरेक्ट हटाया जाना होगा, ठीक है, तो ग्राम पंचायत के मामलों में एसडीओ राजस्व आ जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत के मामलों में एसडीओ राजस्व, कलेक्टर नहीं। सरपंच को कलेक्टर डायरेक्ट नहीं हटा सकता, कौन हटा सकता है, एसडीओ रेवेन्यू। इसीलिए 1 2 3 सही होगा, चौथा गलत। क्यों, क्योंकि सरपंच को एसडीओ रेवेन्यू ही हटा सकता है डायरेक्ट। ठीक है, कलेक्टर जनपद पंचायत के अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को हटा सकता है, और जिला पंचायत में संचालक पंचायत हटाता है। ये देखो भाई, ग्राम सभा की 5 लगातार बैठक ना, 3 में नहीं बुला पाया होगा, फिर 2 के लिए और नोटिस दिए होंगे, उन दोनों में भी नहीं बुलाया होगा, तो टोटल कितने हो गए, 5। इसलिए 5 में गढ़पूर्ति नहीं हुआ तो उसको हटाया जा सकता है। तो 1 2 3 सही था। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत के पंच को
पद मुक्त करने के विषय में क्या सही है? ग्राम पंचायत के पंच को पद मुक्त करने के विषय में क्या सही है? चलो बता दो भाई तुरंत। ऑप्शन डी, पंच को अपने पद से गुप्त मतदान की रीति से संबंधित वार्ड के मतदाताओं के बहुमत से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का द्वारा सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है, वो किसके समक्ष इसकी वैधता को चुनौती दे सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया मतलब समझ रहे हो, वो अपने पद से हट गया है, तो वो कहां जा सकता है? डायरेक्ट 7 दिन का टाइम होता है उसके पास। ग्राम पंचायत में सरपंच उप सरपंच के पास 7 दिन का टाइम होता है, तो वो किसके पास जा सकता है? वेरी गुड, कलेक्टर के पास। याद रखना, कलेक्टर के पास। ग्राम पंचायत का सरपंच और उप सरपंच जो है कलेक्टर को पैसा दे के आ सकते हैं। वैसे जनपद पंचायत के मामले में 15 दिन का टाइम होता है संचालक पंचायत, और जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष के मामले में राज्य सरकार के पास, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव अगर किसी के विरुद्ध पारित हो गया है तो वो तत्काल प्रभाव से हट जाता है। तत्काल प्रभाव से हट गया है मतलब वो अब अपने पद पर नहीं है, तो ग्राम पंचायत का सरपंच उप सरपंच सीधे कलेक्टर के पास। समझ रहे हो? जनपद पंचायत अपना मुंह उठा के सीधा संचालक पंचायत के पास, और जिला पंचायत का अध्यक्ष उपाध्यक्ष डायरेक्ट राज्य सरकार के पास। ठीक है, डायरेक्ट राज्य सरकार के पास जा सकते हैं। डायरेक्ट कहां जा सकते हैं भाई? राज्य सरकार के पास जा सकते हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलें। मजा आ रहा होगा। यदि सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है तो सरपंच क्या कर सकता है? बहुत आसान है। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया मतलब तत्काल प्रभाव से वो हट गया है, अब वो सरपंच तो नहीं रहा, तो अपने पद को बचाने के लिए वो क्या क्या कर सकता है? तो अपने पद को बचाने के लिए वो इसकी वैधता को चुनौती दे सकता है, और वो सीधा कलेक्टर के पास जा सकता है, और कलेक्टर जो बोल देगा वो निर्णय अंतिम होगा। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव की वैधता को चुनौती दे सकता है सरपंच, और वो कलेक्टर के पास जा सकता है। मैंने बताया अविश्वास प्रस्ताव बहुत ही खतरनाक चीज है। ठीक है, अगर ये पारित हो गया मतलब पद से हट गए, अब पद में रहे नहीं तो किसी बड़े अधिकारी के पास जाना पड़ेगा ना, ये दिमाग में लगाना। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया मतलब किसी बड़े अधिकारी के पास हाथ जोड़ना पड़ेगा, तो ग्राम पंचायत सीधा सरपंच उप सरपंच चले जाएंगे कलेक्टर के पास, जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष सीधा संचालक पंचायत के पास, और जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष सीधा राज्य सरकार के पास हाथ जोड़ने चले जाते हैं। समझ गया मामला? तो 1 और 4 सही होगा। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो क्या होगा? अगर मान लो सस्पेंड हो गया है, सस्पेंड हो गया है तो क्या होगा? अगर जिला पंचायत का अध्यक्ष जो है क्या हो जाए? सस्पेंड हो जाए तो क्या होगा? सर आप 8 बजे बोले थे, वो 8 बजे नहीं आता ना लाइव, दिक्कत हो जाता, इसीलिए जल्दी आ गया हूँ भाई। 8 बजे नहीं आ पाता तो दिक्कत हो जाता, इसीलिए जल्दी आ गया हूँ, क्योंकि कैसे भी करके ये टॉपिक आज मेरे को कंप्लीट करना ही है, ताकि पंचायत वाला पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए और पीडीएफ भी कंप्लीट एप्लीकेशन में अपलोड हो जाए, इसलिए आना जरूरी था। जय माता दी। हाँ भाई बताओ, सदस्यगण स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। वेरी गुड, ऑप्शन डी। यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष अपने पद से निलंबित हो जाए तो क्या होगा? तो जिला पंचायत का अध्यक्ष अपने पद से अगर निलंबित हो जाए तो जिला पंचायत जो है स्थानापन्न अध्यक्ष का चुनाव करेगी। ऑप्शन सी। ठीक है, ग्राम पंचायत से किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? प्रत्यावर्तित मतलब रिकॉल। तो ग्राम पंचायत से किसको वापस बुलाया जा सकता है? सरपंच और पंच, क्योंकि यही चुनाव लड़कर गए हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष चुनाव जीत कर गए हैं, इसलिए इनको वापस बुलाया जा सकता है। चुनाव जीतते समय लंबा लंबा वादा किए, और उसके बाद चुनाव जीतने के बाद कोई वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, तो क्या किया जाता है? चुनाव जीतने के बाद अगर कोई वादा ही नहीं कर रहे हैं इन लोग, तो क्या किया जाता है? इनको वापस बुलाने के लिए ग्राम सभा की शक्ति है ना, तो इसी को रिकॉल कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? रिकॉल कहा जाता है। उप सरपंच का कोई लेना देना नहीं है इससे।
ग्राम पंचायत का एक पंच किस तरह अपने पद से हटाया जा सकता है? तो पूरे पंचायती राज में सदस्यों को हटाने के लिए वैसे ज्यादा कुछ तो है नहीं, है ना, लेकिन ग्राम पंचायत में जो एक पंच है वो हटाया जा सकता है प्रत्यावर्तन से, पंच के खिलाफ जो है, क्योंकि वो ग्राम सभा से चुनाव जीत कर गया है, ग्राम पंचायत में पंच बना है, ग्राम सभा के लोग भरोसा करके उसको पंच बनाकर भेजे हैं, अब वो वहां जाकर घपला कर रहा है बदन, तो ग्राम सभा के लोग सोचेंगे एला पंच नहीं रहने देना है, एला पंच के पद ले क्या करना है, हटाना है, बताइए पंच कोई काम का नहीं है, पंच पंचुराम है, समझ रहे हो, तो ये पंच पंचुराम है, तो एला पंच पद से हटाना है, तो पंच पद ले हटाना है, तो फिर बस एक ऊपर लगाबो का धारा 21 का में है रिकॉल, रिकॉल मतलब वापस आ जा भाई थे, ठीक है। प्रत्यावर्तन, कौन अपने पद से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? तो पंच, सरपंच और नगर पंचायत का अध्यक्ष, 1 2 3 याद रखना, पंच, सरपंच और नगर पंचायत का अध्यक्ष, ये लोग अपने पद से प्रत्यावर्तित किए जा सकते हैं। किसे प्रत्यावर्तन द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है? तो सरपंच को किया जा सकता है, प्रत्यावर्तन द्वारा पद मुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, किसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? पंच, सरपंच, 1 और 2 सही है, कहां गया भाई, सॉरी, पंच और सरपंच, सरपंच 3 में है, 1 और 3 ऑप्शन आएगा डी, पंच और सरपंच, उप सरपंच नहीं भाई। रिकॉल सिर्फ सरपंच और पंच पर लगाया जा सकता है, उप सरपंच पर क्यों नहीं लगाया जाता है बताऊं? उप सरपंच एक पंच ही है, पंच ही अपने बीच में से उप सरपंच बनाते हैं, तो कोई अगर उप सरपंच है तो वो पंच मतलब है तो वो एक्चुअल में पंच ही है ना, पद उप सरपंच के पद में बैठा है, तो अगर किसी पंच को वापस बुला रहे हैं और वो उप सरपंच का भी पद संभाल रहा है, तो अगर पंच के मामले में उसको वापस बुला लिए हैं तो उप सरपंच का पद वैसे ही खाली हो जाएगा। ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत में विचाराधीन है। ग्राम पंचायत में कुल 18 सदस्य हैं, तो कुल का 2/3 लेना होता है, तो 18 दूनी 36 और 36 का 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 12, और ये संख्या जो है उपस्थित और मतदान करने वालों का 3/4 होना चाहिए। उपस्थित तथा 11 सदस्य पक्ष में मतदान करते हैं, तो 11 का 3/4, 11 तिया 33/4, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8.2 कहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर ये 8.2 आ रहा है तो सीधी सी बात है, क्या समझ में आ रहा है हम लोग को, यहां पर ये समझ में आ रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अगर ये संख्या ज्यादा हो जाए, ये संख्या अगर ज्यादा हो जाए तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित कब हो जाएगा, समझ में आया ना, वो संख्या अगर ज्यादा हो जाए तो अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, ठीक है। हम्म, 12 के जगह पे 13 आ जाए तो पारित हो जाएगा, तो यहां पर 11 सदस्य पक्ष में मतदान दे रहे हैं, ठीक है। उपस्थित प्लस मतदान करने वालों की संख्या जो है वो 13 होनी चाहिए, है ना, तब ये पारित होगा। क्योंकि कुल सदस्य का 2/3 से ज्यादा होना चाहिए, कुल सदस्य 18 है, तो 18 का 2/3 से ज्यादा होना चाहिए। और अंदर जाके समझाऊं, है टाइम? पहला कंडीशन डीपली समझाऊं कि ऊपर ऊपर ही ठीक था? अंदर बोलोगे तो अंदर जाके समझा दूंगा, 3 कंडीशन के तहत बनता है। मान लीजिए एक जिला पंचायत, इस क्वेश्चन में समझाता हूं,
ठीक है, मान लीजिए एक जिला पंचायत में 32 सदस्य है, कुल सदस्य संख्या कितनी है? 32। ठीक है, कुल सदस्य संख्या कितनी है? 32। ठीक है, और दो स्थान क्या है? रिक्त है। अविश्वास प्रस्ताव होता है, 29 मत प्रस्ताव के पक्ष में, 9 विरोध में और 2 मतदान नहीं किया, मतलब 2 लोग जो है वो रिक्त हैं। ठीक है, चलो अब कंडीशन समझना है इसमें। ठीक है, कंडीशन समझना है यहीं पर। अगर सदस्य संख्या 32 है और 2 रिक्त हैं तो कुल सदस्य कितने हो जाएंगे? 30। 30 का 2/3 करो। उपस्थित और मतदान देखो, उपस्थित और मतदान 19 पक्ष में और 9 विरोध में, तो उपस्थित और मतदान करने वाले टोटल कितने हैं? 19 और 9। इसका 3/4 निकालना होता है। ये पहला कंडीशन है ना, 2 कंडीशन में बनेगा। पहला कंडीशन ये है कुल सदस्यों का 2/3, उपस्थित और मतदान करने वालों का 3/4। कुल सदस्य संख्या 30 होगी। क्यों? क्योंकि 32 है और 2 खाली हैं तो 30 होंगे। आराम से समझना, एकदम प्रेम से आराम से समझा रहा हूं। 2 ही कंडीशन में बन जाएगा। उपस्थित और मतदान, उपस्थित लोग देखो कितने हैं? 19 मत पक्ष में और 9 मत विरोध में, मतलब सब लोग आए हैं। तो 19 और 9 को जोड़ दोगे तो उपस्थित और मतदान करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 और 9 8, 28। 28 का 3/4 करो, ये आएगा आपका 3 दाम 30, 20 आएगा। इसको 7 चौक 28, ये 21 ज्यादा है 20 से, तो पहला कंडीशन पास हो गया। पहला कंडीशन क्या हो गया? पास हो गया। अब आप देखो सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन समझो, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? तो इन दोनों में बड़ा है क्या? 21। ठीक है, इन दोनों में बड़ा क्या है? 21। और जितने वोट पक्ष में पड़े हैं वो कितने हैं? 19। ये कंडीशन मैच हो रहा है क्या? नहीं, 19 जो है वो 21 से बड़ा नहीं है। मतलब अगर यहां पर 22 लोग पक्ष में वोट देते, 22 लोग, तो ये प्रस्ताव पारित हो जाता है। तो 2 कंडीशन बनाना होता है। पहला कंडीशन में कंडीशन मैच हो रहा है, सारी चीजें सही हैं। सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है कि इनमें से जो ज्यादा हो, ठीक है, 21 जैसे ज्यादा है, तो अविश्वास प्रस्ताव तो है मतलब बिल्कुल ये जो है प्रस्ताव चल रहा है, मतलब प्रोसेस चल रहा है। लेकिन अगर ये 19 के जगह जैसे ये 21 आया ना, तो 1 वोट भी ज्यादा मिल जाता। 22 लोग अगर पक्ष में वोट किए होते तो ये प्रस्ताव पारित तो हो जाता। तो 2 कंडीशन है, बहुत ही आसान। कुल सदस्यों का 2/3, कुल सदस्यों का 2/3, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 से कम होना चाहिए। तो कम है तो सही है, कंडीशन सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। लेकिन सेकंड कंडीशन में ये देखो कि ये जो आंकड़ा आया है तो पक्ष में वोट कितना मिलना चाहिए? तो ये जो उपस्थित और मतदान करने वालों का जो 3/4 है ना, उससे ज्यादा वोट आना चाहिए। उससे ज्यादा वोट आया ही नहीं। हाँ, इसमें मैथ्स है। 2 कंडीशन बनाना पड़ता है बंधुओं, इसमें 2 कंडीशन बनाकर बनाते हैं। तो ऐसे बनाया जाता है इसको। ठीक है, इसीलिए मैं बोला कि आप बोलो तो मैं इसको डीप में बताता हूं करके। इसमें डीप बता देता हूं पिछले क्वेश्चन में, पर आगे क्वेश्चन था इसलिए मैं उसको डीप नहीं गया, डायरेक्ट इसको बता दिया। तो 32 वाला क्राइटेरिया समझ में आया। 2 कंडीशन बनाना होता है। सरपंच को कार्यकाल के दौरान प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। सरपंच को कार्यकाल के आधे समय के पहले प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? नहीं, गलत। ठीक है, याद रखना सरपंच को कार्यकाल के आधे समय के पूर्व प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता, आधे समय के बाद प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। कार्यकाल के दौरान बिल्कुल प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, लेकिन आधे समय के बाद। इसके अलावा प्रत्यावर्तित होने के लिए आवेदन पर ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। बिल्कुल सही। ग्राम सभा का 2/3 बहुमत से गुप्त मतदान द्वारा सरपंच को प्रत्यावर्तित किया जाता है? गलत। सरपंच उक्त प्रत्यावर्तन के विरुद्ध कलेक्टर के समक्ष याचिका पेश कर सकता है? सही।
ग्राम पंचायत के सदस्य लिखित अभ्यावेदन द्वारा सरपंच को प्रत्यावर्तित कर सकते हैं, गलत। तो यहां पर सरपंच के प्रत्यावर्तन को लेकर कुछ कंडीशंस हैं जो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अगर प्रत्यावर्तन करना है, रिकॉल कराना है, तो याद रखना सरपंच और पंच दोनों के ही मामले में ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों का हस्तलिखित सूचना होना चाहिए, हस्ताक्षर युक्त सूचना होनी चाहिए, ठीक है। 7 दिन के भीतर वो कलेक्टर के समक्ष अपील कर सकता है, 7 दिन का टाइम है उसके पास, और कलेक्टर जो है 30 दिन के भीतर कलेक्टर को निर्णय देना होगा, ठीक है, याद रखना। ये पॉइंट इसीलिए गलत हो गया कि ग्राम पंचायत के लोग अगर लिखित अभ्यावेदन दे दो सरपंच को प्रत्यावर्तित कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि ग्राम पंचायत के सदस्य जो है कितने लोग लिखित दे रहे हैं नहीं पता, लिख कर देने से नहीं होगा, सिर्फ लिख कर देने से नहीं होगा, ठीक है। ये लोग एसडीओ राजस्व जो है ना उसके पास जाएंगे, ठीक है, कौन लोग, ग्राम सभा के लोग जाएंगे, और वहां पर 1/3 लोग होने चाहिए ग्राम सभा के, ठीक है। तो 1/3 लोग जो है क्या करेंगे, लिखित में हस्ताक्षर युक्त अपना सूचना देंगे। ग्राम सभा के 1/3 सदस्य हस्ताक्षर युक्त सूचना देंगे एसडीओ रेवेन्यू को। एसडीओ रेवेन्यू मतदान की व्यवस्था करेगा और गुप्त मतदान करेगा। अगर आधे से ज्यादा मत मिले तो सरपंच और पंच को हटा दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी सरपंच अगर हट गया है तो वो कलेक्टर के पास जा सकता है अपील करने के लिए। किसके पास जा सकता है, कलेक्टर के पास जा सकता है अपील करने के लिए। 7 दिन का टाइम होता है कलेक्टर के पास, वो अपील करना जा सकता है, 7 दिन का टाइम होता है। कितने दिन का टाइम होता है, 7 दिन का टाइम होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो सही विकल्प चुनना है भाई। पंचायत के पदाधिकारी को राज्य सरकार के लोग कैसे हटा सकते हैं, राष्ट्रीय हित के विपरीत कार्य करे हटा देंगे, धर्म जाति भाषा पंथ वर्ग के आधार पर भेदभाव करेगा तो हटा देंगे, महिलाओं के सम्मान के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य में शामिल होगा तो भी हटा देंगे, व्यक्तिगत निधियों में से एक लाभ उद्यम में संलग्न हो तो क्यों हटाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये तीनों काम अगर करते हैं कोई भी पंचायत पदाधिकारी तो उसको राज्य सरकार हटा सकती है। 1, 2 और 3 सही है, ठीक है, आप लोग भी यही आंसर ले रहे हो, 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट, एक व्यक्ति जो पंचायत में किसी पद के लिए निर्वाचित हुआ है, किस आधार पर वो पद से हटाया जा सकता है, वो कौन से आधार हैं जिसके कारण वो पद से हटाया जा सकता है। वो साक्षर नहीं है, उससे तो कोई लेना देना ही नहीं है। पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसाय के रूप में उसने नियोजन स्वीकार कर लिया, हटा देंगे। पंचायत की लगातार 3 बैठकों में अगर वो अनुपस्थित रहता है, हटा देंगे। वह पंचायत के प्रस्तावों का हमेशा विरोध करता है, विरोध करने का उसका अधिकार है। वह 6 माह के आधे से अधिक पंचायत बैठकों में अनुपस्थित है, हटा देंगे। उसने किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है, हटा देंगे। तो 2, 3, 5, 6, 2, 3, 5 है ऑप्शन सी। दो, तीन, 5 से। यदि सरपंच अपने पद का त्याग पत्र दे दे तो क्या होगा, बहुत ही आसान है, ऑप्शन डी। क्या होगा भाई, ऑप्शन डी हो जाएगा, स्थानापन्न सरपंच का निर्वाचन पंचों द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, पंच सरपंच को देते हैं, सरपंच उप सरपंच संयुक्त या जिला पंचायत उप सरपंच सदस्य जनपद सदस्य और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं, जिला सदस्य और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं। जनपद अध्यक्ष कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को देगा, जिला पंचायत अध्यक्ष कलेक्टर को त्याग पत्र देता है, याद रखना, ठीक है। त्याग पत्र के मामले को याद रखना कि पंच किसको देगा भाई, तो पंच त्याग पत्र सरपंच को देगा। सरपंच और उप सरपंच किसको देंगे, तो जिला संयुक्त जिला संचालक या उप संचालक को। जनपद सदस्य उपाध्यक्ष अपने अध्यक्ष को देंगे, जिला पंचायत के सदस्य और उपाध्यक्ष अपने अध्यक्ष को देंगे ना, दूसरे के अध्यक्ष को देने नहीं जाएंगे। जनपद अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष लोग कलेक्टर को देते हैं, कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर। जिला पंचायत के मामले में सिर्फ कलेक्टर है। जनपद के मामले में कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर कोई भी हो सकता है। जनपद के मामले में कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर कोई भी हो सकता है। तो त्याग पत्र को लेकर डाउट में ना रहे, ये उसका आंसर है, ध्यान रखेंगे त्याग पत्र को।
वैसे पढ़ लिए होगे, रिवीजन हो गया होगा एक बार। बाप रे, 3 पॉइंट सही है। सरपंच अपने पद से कैसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? सरपंच जो है वो अपने पद से कैसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है? 3 पॉइंट सही है, बताओ। पहला पॉइंट सही है, 1/3 सदस्यों का हस्ताक्षर युक्त सूचना होना चाहिए। हाँ, उस तिथि से जिसमें उसने आम निर्वाचन से निर्वाचित होकर पद धारण किए हुए 2.5 वर्ष पूरा कर लिया, तभी रिकॉल ला सकते हैं। उपचुनाव में 1/3 नहीं, उपचुनाव में भी आधा कार्यकाल होता है। उपचुनाव में निर्वाचित सरपंच अपने कार्यकाल का 1/3 भाग पूरा न कर पाया हो, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? ए, डी और एक बटे तीन। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है लग रहा है। नहीं होगा गड़बड़ वैसे क्वेश्चन में, देखते हैं। रिकॉल है ना? उपचुनाव में अगर कोई सरपंच जीता है तो वो अपने कार्यकाल का 1/3 पूरा नहीं कर पाया हो, जबकि कंडीशन ये बोलता है कि अगर कोई सरपंच उपचुनाव में जीता है तो आधे कार्यकाल, उसके आधे कार्यकाल के बाद ही प्रत्यावर्तित किया जा सकता है उसको। इसमें आधा कार्यकाल लिख लेना, ये ना कॉपी हो गया लग रहा है। आधा कार्य, आधा। ठीक है, आप भी वही पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो? कि अगर कोई सरपंच है उसको रिकॉल लगाना है तो सीधी सी बात है उसका 2.5 साल हो चुका होना चाहिए, और अगर कोई सरपंच उपचुनाव में जीता है तो वो भी आधा कार्यकाल अपना पूरा कर लेगा तब। यही पढ़े हो ना आप लोग भी? यही पढ़े होगे, यही तो पढ़ाया हूं भाई मैं। अरे जो पढ़े हो उस पर भरोसा रखो, ठीक है। हाँ, ऑप्शन गलत होते रहते हैं, इसको सुधार के भेजूंगा क्वेश्चन नंबर 30 को, ठीक है। यदि जनपद अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है, तो देखो मैंने बोला था ना, जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया मतलब अब उस पर, उसके ऊपर तो भरोसा नहीं रहा लोगों का, सदस्यों का, तो सीधे से सदस्य लोग ही लाते हैं अविश्वास प्रस्ताव को, तब उसके ऊपर भरोसा नहीं रहा सदस्यों का, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष राज्य सरकार के पास जा सकते हैं, जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसके पास जाते हैं? संचालक पंचायत के पास, और सरपंच उप सरपंच जाते हैं सीधा कलेक्टर के पास अपील करने के लिए। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। किसे प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता? 1 और 2, क्योंकि इन दोनों को किया जा सकता है। सरपंच पंच को रिकॉल किया जा सकता है, जनपद अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष को रिकॉल नहीं किया जा सकता। तो पूछा था किसको नहीं किया जा सकता? 1 और 2, इन दोनों को नहीं किया जा सकता। निर्वाचन के संदर्भ में क्या सुमेलित है? नहीं है सरपंच, क्योंकि इसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है और बाकी सबका अप्रत्यक्ष होता है, तो वो सुमेलित नहीं खा रहा है इसमें से।
ठीक है, क्योंकि सरपंच प्रत्यक्ष चुनाव की रीति से जीतता है। ठीक है, पंच सरपंच प्रत्यक्ष चुनाव, उप सरपंच अप्रत्यक्ष, जनपद सदस्य, जिला सदस्य प्रत्यक्ष, जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष। नालायक लोग ना जोड़ी को बनाते नहीं है, इधर का चीज उधर हो जाता है। क्या ही बोलूं। चलो भाई, प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए पंच का चुनाव होता है, सरपंच का, जनपद सदस्य का और जिला सदस्य का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। उप सरपंच, जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, जिला पंचायत का अध्यक्ष, अच्छा, निर्वाचन के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। सरपंच प्रत्यक्ष और पंच प्रत्यक्ष, ये भी प्रत्यक्ष है, ये भी प्रत्यक्ष है। 3 और 6 वाला कोई ऑप्शन है क्या? ये ऑप्शन डी ले लो। आंसर क्या ले सकते हैं? ऑप्शन डी। क्यों डी ले सकते हैं भाई ऑप्शन? डी आएगा ना, क्योंकि सरपंच और पंच का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। सरपंच और पंच का प्रत्यक्ष चुनाव होता है। सरपंच ग्राम पंचायत का सदस्य, जनपद सदस्य और जिला सदस्य। एक ग्राम पंचायत का सदस्य मतलब पंच होता है भाई। ठीक है, तो 1, 3, 6 और 9, इनका 1, 3, 6 और 9, इनका क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। 1, 3, 6 और 9, ये रहा भाई, 1, 3 और 6 और 9। ठीक है, हाँ चलो। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत राज्य चुनाव आयोग के परामर्श से पंचायतों के सभी चुनाव के मतदाता सूची तैयार करने में और उसके संचालन के लिए नियम कौन बनाएगा? भाई बता दो, नियम कौन बनाएगा? वेरी गुड, राज्य सरकार। नियम कौन बनाएगा भाई? तो नियम बनाने का काम है राज्य सरकार का। नियम बनाने का काम किसका है भाई? राज्य सरकार का है। छत्तीसगढ़ राज्य में संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? जल्दी से कमेंट करके बता दो, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? बहुत ही आसान है। के लिए निर्वाचन अधिकारी कौन होता है? तो याद रखना, चुनावों के लिए, निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन अधिकारी होता है जिला कलेक्टर। कौन होता है भाई? जिला कलेक्टर होता है। पंचायत चुनाव के विषय में क्या सही है? एक जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है। रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी करता है। बिल्कुल। नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। नायब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी नहीं हो सकता। जिला निर्वाचन अधिकारी एकमात्र रिटर्निंग अधिकारी होता है। ये भी गलत है। तो 1 से 6 तक के पॉइंट बिल्कुल सही थे, 7वां और 8वां गलत था। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए, क्योंकि 1 से 6 तक के पॉइंट इसमें क्या थे भाई? इसमें सही लग रहे हैं ना? आप बताओ, आप लोगों को भी सही लग रहा है कि नहीं? 1 से 6 तक के पॉइंट आपको सही लग रहे हैं कि नहीं? बता दो भाई। 1 से 6 सही है ना? चलो फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र के किससे अधिक वार्ड के 1 से या 2 से या 3 से या 4 से अधिक वार्ड से पंचायत के पदाधिकारी के चुनाव के रूप में पात्र नहीं होगा। कितने? तो अगर 1 से अधिक वार्ड से लड़े वो, तो वो 1 से अधिक वार्ड से पंचायत के पदाधिकारी के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा।
है ना, किसी एक वार्ड से ही आप चुनाव लड़ सकते हो। ग्राम पंचायत का कार्यकाल की गणना की तिथि गणना किस तिथि से की जाती है? तो आप जानते हो पंचायत के प्रथम सम्मेलन से। तो ग्राम पंचायत का जो पहला सम्मेलन होता है उसी दिन से आपका 5 साल काउंट होना चालू हो जाता है। नेक्स्ट, प्रत्येक ग्राम पंचायत की अवधि, अच्छा, कौन सा कथन गलत है? बीच में पंचायत विघटित हो जाए तो 6 महीने के भीतर बिल्कुल होता है। इसके अलावा शेष अवधि 6 महीने से कम है तो शेष अवधि के लिए चुनाव कराना आवश्यक नहीं होगा, सही है। 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने से पहले पूरा हो जाए। किसी भी पंचायत के विघटन पर गठित पंचायत की अवधि अगले 5 वर्षों के लिए होगी। किसी भी पंचायत के विघटन पर गठित अवधि अगले 5 वर्ष के लिए होगी। यह कंडीशन तब सही होता है जब 6 महीने से कम समय बचा हो। ठीक है, 6 महीने से कम समय बचा हो, लेकिन यह कथन गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी आप आंसर लोगे, क्योंकि 6 महीने यहां क्लियर नहीं है कि 6 महीने से ज्यादा का समय बचा है कि कम समय का बचा है। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है? एकदम आसान क्वेश्चन, किस अवधि के भीतर निर्वाचन होना एकदम अनिवार्य है भाई। तो यदि पंचायत भंग हो जाए तो 6 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर निर्वाचन होना अनिवार्य है। यदि ग्राम पंचायत पे सरपंच का चुनाव लंबित है, वेट करना पड़ रहा है कि सरपंच का चुनाव अब होगा, तो क्या करेंगे? तो ग्राम सभा के लोग क्या करेंगे? ग्राम सभा के लोग कार्यकारी सरपंच का जो है चुनाव करेंगे। ठीक है, लेकिन ये ग्राम सभा के लोग नहीं करेंगे। पंच अपने में से स्थानापन्न सरपंच या कार्यकारी सरपंच का चुनाव करेंगे। तो जितने लोग ऑप्शन ए दे रहे थे बिल्कुल सही है, जितने लोग ऑप्शन ए बोल रहे थे वो सही है। बी बोल रहे हो, बी गलत है भाई। ठीक है, अगर आप आंसर बी बोल रहे हो ना तो बी जो है वो आपका आंसर गलत है। ठीक है, अगर आप आंसर बी बोल रहे हो तो ए बोल रहे हो। हाँ, ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव लंबित है तो पंच अपने में से कार्यकारी सरपंच का चुनाव करते हैं। यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो सरपंच के रूप में कौन काम करेगा? बताओ, सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो सरपंच के रूप में कौन काम करेगा? ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच। वेरी गुड, ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच करेगा। नेक्स्ट, यदि अभ्यर्थी जो जनपद पंचायत के चुनाव को प्रश्नगत करना चाहता है तो किसके समक्ष याचिका प्रस्तुत करेगा? तो ठीक है, जनपद पंचायत को चुनाव का अगर कोई चुनौती देना चाहता है तो वो किसके पास जाएगा? बता दो भाई, किसके पास जाएगा? सी, कलेक्टर। देख लो भाई, गलत। ए गलत, डी, ए भी गलत। लो, सब गलत हो गया भाई। तो बचा क्या? अब अपना आंसर मत बदलना भाई। अगर जो जनपद पंचायत के चुनाव को प्रश्नगत करना चाहता है वो किसके समक्ष याचिका प्रस्तुत करेगा? तो कलेक्टर के समक्ष। ठीक है, आगे आंसर। क्यों हंस रहे हो भाई? आप ही लोग तो ए बोलते हो, कोई सी बोलते हो, कोई डी बोलते हो। जनपद बोला है बे, जनपद बोला है, जनपद। ठीक है, और जनपद के मामले में कलेक्टर के पास जाते हैं। लो, 3 पॉइंट सही है। निर्वाचन को लेकर अगर याचिका पेश करना है तो ग्राम पंचायत के मामले में, सरपंच के मामले में, जनपद के मामले में, जनपद अध्यक्ष के मामले में, जिला पंचायत के मामले में और जिला पंचायत अध्यक्ष के मामले में बताना है। ये तो सही है, अभी पढ़े हो।
जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर, ये तो एकदम सही है, अभी पढ़े हो आप। तीसरा सही है, और बता दो। हाँ तो 2x स्पीड कर दो। जब भी ऑन करते हो ना क्लास को तो स्पीड को 2x कर दिया करो, पता है। तो अगर मान लो बीच में ऐड आता है या आप पीछे हो जाते हो ना, तो आप तुरंत लाइव तक पहुंच जाओगे, और लाइव में पहुंचने के बाद वो ऑटोमेटिक 1x हो जाता है। ठीक है, कभी आप लाइव में पीछे भी हो गया तो स्पीड को 2x कर लो। 1 3 5, वेरी गुड। अगर ग्राम पंचायत के मामले में एसडीओ राजस्व, ग्राम पंचायत के मामले में एसडीओ राजस्व, जनपद के मामले में कौन, तो जनपद के मामले में कलेक्टर। ठीक है, जनपद के मामले में कौन भाई, तो जनपद के मामले में कलेक्टर, और जिला पंचायत के मामले में, जिला पंचायत के मामले में कौन, संचालक पंचायत। इसको कैसे याद रखते हैं, तो याद रखना, इसको याद रखते हैं हम अविश्वास प्रस्ताव का जो सूचना जिसको देते हैं ना, अविश्वास प्रस्ताव का सूचना किसको देते हैं, तो ग्राम पंचायत के मामले में एसडीओ राजस्व को देते हैं, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को देते हैं, और जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को देते हैं। उसी से लिंक करके याद रखना है, जो अविश्वास प्रस्ताव का जो सूचना होता है ना, अविश्वास प्रस्ताव का सूचना आप किसको देते हो, तो ग्राम पंचायत के मामले में एसडीओ राजस्व, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर, और जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत। उसी को याद रखना है कि निर्वाचन में भी याचिका पेश करने के लिए ग्राम पंचायत के मामले में एसडीओ राजस्व, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर, और जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत। अपील करना है तो दूर तक जाना होगा। अविश्वास प्रस्ताव से अगर आपको हटा दिया गया तो ग्राम पंचायत में सरपंच उप सरपंच सीधा जाएंगे किसके पास, तो वो सीधा कलेक्टर के पास जाएंगे, जनपद पंचायत के लोग संचालक पंचायत, और जिला पंचायत के लोग सीधा राज्य सरकार के पास। ये कंडीशन एक ही जगह है, जब अविश्वास प्रस्ताव से आपको हटा दिया गया है तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, याद रखना, ये चीज याद रखेंगे, है ना, बिल्कुल याद रखेंगे। इसके अलावा निर्वाचित पंचायत अधिकारियों को डायरेक्ट हटाने के लिए जो कंडीशन है वो भी सेम है, यही कंडीशन है, याद रखना। अविश्वास प्रस्ताव के लिए, निर्वाचन के लिए याचिका पेश करना हो, या धारा 40 के तहत हटाया गया है, तो धारा 40 के तहत हटाया जाना हो तो एसडीओ हटा देगा ग्राम पंचायत को, कलेक्टर हटा देगा जनपद पंचायत को, संचालक पंचायत हटा देगा जिला पंचायत को। तो 3 कंडीशन में यही याद रखना होता है। एक, अविश्वास प्रस्ताव के लिए सूचना किसको देना है, दूसरा, निर्वाचन के संबंध में उसको चुनौती देना है तो उसके लिए याचिका कहां पेश करें, तीसरा, धारा 40 के तहत कौन हटाएगा। ये तीनों कंडीशन में यही आता है। ये 3 कंडीशन याद रखना, लिख लो। अविश्वास प्रस्ताव हो, निर्वाचन संबंधी याचिका पेश करना हो, या धारा 40 के तहत हटाना हो, यही 3 अधिकारी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत के मामले में काम करेंगे। कुछ समझ में आया बंधुओं? प्रश्नगत करने का मतलब ये है कि मेरे को इस चुनाव पर भरोसा नहीं है, आप इसकी जांच करवाइए। 1 3 5 सही था ना। ठीक है, ये देखो, ग्राम पंचायत के मामले में एसडीओ रेवेन्यू, जनपद में कलेक्टर और जिला में संचालक पंचायत। ये कंडीशन अविश्वास प्रस्ताव के लिए सूचना देने के लिए भी है और धारा 40 के तहत हटाने के लिए भी है। पंचायत चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए तो पद के लिए चुनाव लड़ने वाला केवल एक उम्मीदवार शेष रह जाए तो क्या होगा? निर्वाचन प्रत्यादिष्ट हो जाएगा, और प्रत्यादिष्ट का मतलब होता है स्थगित। निर्वाचन क्या कर दिया जाएगा? स्थगित कर दिया जाएगा। यदि पंचायत चुनाव में पंचायत के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? तो पहला, मतदान स्थगित हो जाएगा। दूसरा, यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा, और यदि केवल एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। तो यहां पर देखो 1 3 4 तीनों सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन जब एक अभ्यर्थी या एक से अधिक अभ्यर्थी रहे तो स्थगित होगा या नहीं होगा, इसके लिए पहला और दूसरा पॉइंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्लियर नहीं है कि कितने लोग बचे हैं। ठीक है, मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो मतदान स्थगित होगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। मतदान स्थगित नहीं होगा, उसके लिए भी कंडीशन है। इसलिए ये दोनों पॉइंट गलत हो रहा है। तीसरा और चौथा पॉइंट सही है, तीसरा और चौथा पॉइंट सही।
ठीक है, अगर एक ही अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित, एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा, चुनाव होंगे। कौन चुनाव नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करता? तो आप जानते हो पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला सदस्य, ये चारों लोग चुनाव लड़ते हैं। इन चारों में सिर्फ पंच को शपथ पत्र नहीं देना होता है, पंच का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, जनपद सदस्य, जिला सदस्य और लोकसभा चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, सबको शपथ पत्र देना होता है भाई। ठीक है, पंच जब चुनाव लड़े तो उसको सिर्फ और सिर्फ जमानत राशि जमा करनी होगी। ठीक है, उसको नामांकन पत्र और साथ में जमानत राशि देना होगा, शपथ पत्र नहीं देना होता। ठीक है, सरपंच देगा, पहले सरपंच स्व घोषणा पत्र देता था, लेकिन अब सरपंच भी शपथ पत्र देगा, जनपद सदस्य भी शपथ पत्र देगा, जिला सदस्य भी शपथ पत्र देगा। ठीक है, नेक्स्ट, पंच केवल जमानत राशि, ना शपथ पत्र ना स्व घोषणा पत्र। सरपंच जमानत राशि के साथ शपथ पत्र, जनपद सदस्य जमानत राशि के साथ शपथ पत्र, जिला सदस्य जमानत राशि के साथ शपथ पत्र। निविदत मत क्या होता है, इसके विषय में क्या सही है बता दो भाई। क्वेश्चन नंबर 18, निविदत मत के विषय में क्या सही है, जल्दी से बता दो। मतदाता द्वारा दिया गया मत निविदत मत कहलाता है, बिल्कुल, कोई वोटर ही इसको देता है। निर्धारित समय के बाद आने वाले मतदाताओं का मत निविदित मत कहलाता है, बिल्कुल। निविदत मत पत्र मतपेटी में नहीं डाले जाते। क्या नहीं है पूछा है, निविदत मतपेटी में नहीं डाले जाते, उसको अलग से रखा जाता है। निविदत मतपत्र मतपेटी में डाले जाते हैं, तो गलत हो गया। अंतिम मतपत्र निविदत मतपत्र के लिए मतदाता को दिया जाता है। परिणामों की घोषणा निविदत मतपत्रों पर आधारित होती है। ऐसा नहीं है, ये सही है, ये गलत, ये गलत। क्या सही नहीं है, तो 1, 2, 4 और 6 सही नहीं है, ऑप्शन सी। आप लोग भी 1, 2, 4, 6 बता रहे हो, वेरी गुड। निविदत पत्र मतपेटी में नहीं डाले जाते हैं और अंतिम मतपत्र निविदत मतपत्र के मतदाता को दिया जाता है। अब रिजल्ट जारी होने के बाद देखो, रिजल्ट आया, रिजल्ट में अगर 50-50 हो गया ना, तो फिर निविदत मतपत्र को निकाला जाता है। निविदत मत क्या होता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ऐसा वोट जो, जैसे आप वोट डालने गए और आपको वहां पता चला कि आपका वोट कोई और डाल के जा चुका है। आप समझना कि आप वोट डालने गए, है ना, आप वोट डालने गए और वहां जाके आपको पता चला कि आपका वोट कोई और डाल चुका है, तो ऐसे में आप वोट डाल पाओगे क्या, बताओ? ऐसे में आप वोट डाल पाओगे? नहीं डाल पाओगे, है ना। तो पीठासीन अधिकारी उसको वोट डालने देता है और उस वोट को अपने पास रखता है। ठीक है, उसको मतपत्र पेटी में नहीं डालता है। ठीक है, तो मत पेटी में उसको नहीं डाला जाता है और अंतिम मतपत्र निविदत मत के लिए दिया जाता है उसको। ले भाई, तू भी वोट डाल ले। लास्ट में देखेंगे, अगर कोई जीत गया तो वो जीत गया, अगर मान लो 50-50 हो जाता है तब तेरा वोट निकाल कर देखेंगे, जिसको तू वोट दिया रहेगा वही जीत जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निविदत मत और मतपत्र के विषय में क्या सही है? पहला, यह मतदान केंद्र में उपयोग किए जाने वाले मतपत्रों के समान होता है, बिल्कुल। यह अंधे मतदाता को हो जाता, नहीं, ऐसे मतदाता जिसका वोट पहले ही पड़ चुका है, कोई और फॉल्स वोट करके जा चुका है, फॉल्स। यह मत पेटी में डाला जाता है, गलत। यह मतदान केंद्र में प्रदत्त अंतिम मतपत्र होता है, सही। यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान करना होता है, गलत। यह पीठासीन अधिकारी के हाथ में दिया जाता है, अभी बताया मैंने, पीठासीन अधिकारी के हाथ में दिया जाता है। यह डाक मतपत्र की
तकनीकी शब्दावली है, बिल्कुल सही। सामान्य परिस्थितियों में इनकी गणना आवश्यक नहीं है। एक, चार, छ और कौन कौन सा सही लग रहा है भाई? एक, चार, छ, आठ, ठीक है। यह सामान्य परिस्थितियों में इसकी गणना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी जरूरत तब पड़ती है जब चुनाव पे 50-50 हो गया है, बताए, है ना, बराबर मत मिल गए हैं। तो एक, चार, छ, आठ ये सही होगा, ठीक है। एक, चार, छ, आठ। लो भाई, यदि चुनाव में नाम निर्देशन पत्र पर रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया, रिटर्निंग अधिकारी ने अवैध घोषित कर दिया, तो अभ्यर्थी पुनरीक्षण के लिए किसके पास अपील कर सकेगा? चलो बता दो, किसके पास अपील कर सकेगा? बराबर वोट हो तब काउंट करते हैं, ठीक। चलो, पहला पंच के मामले में तहसीलदार नहीं, एसडीओ राजस्व, एसडीओ राजस्व। ग्राम पंचायत के मामले में एसडीओ राजस्व, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर, जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत। तो आंसर सही हो रहा है 2, 4, 6, 8। आंसर सही हो रहा है कौन कौन सा? 2, 4, 6 और 8। अभी तो पढ़ाया यार। ग्राम पंचायत के मामले में एसडीओ रेवेन्यू, जनपद के मामले में कलेक्टर और जिला पंचायत के मामले में संचालक। पढ़ तो चुके इसको, है ना। 2, 4, 6, 8 आएगा ना, ठीक है। और ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है 2, 4, 6, 8 वाला, इसीलिए आएगा इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसका सही उत्तर क्या है? तो है 2, 4, 6, 8। जितने लोग 2, 4, 6, 8 बोल रहे हो, बिल्कुल सही है। पंच सरपंच एसडीओ रेवेन्यू, जनपद सदस्य कलेक्टर, जिला पंचायत सदस्य संभागायुक्त या संचालक पंचायत। चलो भाई, जमानत राशि के बारे में बता दो, क्या सही लग रहा है? पंच उम्मीदवार के लिए 50 रुपए, ठीक है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में ये 25 लगता है, तो यहां पे सही है। महिला उम्मीदवार के लिए 25, बता दो भाई, महिला उम्मीदवार के लिए 25, सही है, बताओ। पंच के लिए 50 और महिला के लिए 25 रुपए। सब गलत है? कैसे सब गलत है भाई? सरपंच का अगर अनुसूचित में है तो 500, जनपद पंचायत सदस्य उम्मीदवार 2000, बिल्कुल सही है। अगला, जिला पंचायत अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब आरक्षित वर्ग से है तो 2000। मेरे को तो 1, 4, 5 और 8 सही लग रहा है भाई। अबे, सरपंच का 1000 होता है, ठीक है, लेकिन एसटी है ना तो 500 लगेगा ना भाई। 50% डिस्काउंट नहीं लगेगा? अरे ठीक है, 50, 1000, 2000, 4000 ठीक बोल रहे हो आप। मैं कब बोला कि गलत बोल रहे हो? हाँ, मैं तो ऐसा बोला ही नहीं कि गलत बोल रहे हो। लेकिन यहां पर सरपंच का अनुसूचित बोला है ना, तो आरक्षित वर्ग के लिए तो 500 लगता है ना भाई। महिला वाले बस क्राइटेरिया को क्लियर कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि रेट बढ़ने के बाद ये महिला क्राइटेरिया को इस तरफ रखा गया है कि नहीं वो देख रहा हूं बस। नहीं,
दो भी सही है, महिला के लिए 25। 1 2 4 5 8 सही है, क्योंकि पंच के लिए 50 होता है लेकिन महिला पंच के लिए 25 लगेगा। सरपंच के लिए 1000 होता है लेकिन आरक्षित वर्ग में SC ST OBC महिला तीनों आते हैं, याद रखना। आरक्षित में लिख लो भाई, आरक्षित में SC ST OBC और महिला तीनों आते हैं, चारों आते हैं, इसीलिए दूसरा पॉइंट भी सही होगा। तो मेरे को क्या तुम लोग बुजुर्ग टीचर समझ लिए हो हैं? बताओ। उस सन 57 वाला टीचर समझ के रखेगा क्या भाई? हैं? ज्यादा उम्र में डिफरेंस नहीं है आपके हमारे, ठीक है। और कुछ लोग तो उम्र में भी बड़े भी होंगे। अब मेरा उम्र यार 18 ही साल हो रहा है, सीधी सी बात है, और आप लोग सब 80 साल के बुजुर्ग लोग, तो उम्र का डिफरेंस ज्यादा नहीं है। जो जो ऑप्शन दिख रहा है सब गलत। अरे सब गलत नहीं है भाई, आरक्षित वर्ग का मतलब ST SC OBC महिला भी होता है। मैं बोला ना, एक बार इसको कंफर्म कर रहा हूं उसके बाद बताता हूं। आरक्षित का मतलब होता है ST SC OBC और महिला भी, ठीक है। वैसे पहले भी पढ़ा चुका हूं इसको, ऐसा नहीं है, ठीक है, और नोट्स में भी यही डला हुआ है, ठीक है। तो 50 याद रखना, आरक्षित वर्ग के लिए 50, सॉरी अनारक्षित, एक तरफ आरक्षित लिख लो, ठीक है, और एक तरफ लिख लो अनारक्षित। सॉरी, अनारक्षित पहले लिखोगे ना भाई, क्योंकि अनारक्षित वालों को ज्यादा लगता है, अनारक्षित और आरक्षित, ठीक है। ग्राम पंचायत, सॉरी पंच, पंच के लिए इधर 50 है, इधर 25 है। सरपंच 1000 है और इधर 500 है। और BDC जनपद सदस्य और बिड़ू लोग 2000 और इधर आधा 1000। जिला सदस्य DDC 4000 और 2000। अब ये आरक्षित वर्ग जो है ना, इसमें महिला भी आता है, तो महिला आता है इसीलिए दूसरा भी सही है। देखो, पंच उम्मीदवार के लिए 50 और आरक्षित में SC ST OBC और महिला, ये चारों आते हैं, बढ़िया है। ये महिलाओं का ही अच्छा है भाई, महिलाओं का ही अच्छा है ना। क्या है भाई, आबकारी में 12th में परसेंट कितना चाहिए, ऐसा कुछ तो नहीं लिखा है, फॉर्म भरो चुपचाप। हाँ, तो सरपंच के लिए 1000 रुपए, लेकिन वो अनारक्षित में है, आरक्षित में 500 ही चाहिए। तो यहां पर लिखा है ना, सरपंच अगर अनुसूचित जनजाति का हो तो 500, मतलब सही। जनपद पंचायत के लिए 2000 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 1500 नहीं। यहां पे भी देखो अन्य पिछड़ा वर्ग लिखा है, इसीलिए 2000। तो कौन सा पूछा है पता है? इसको पूछा है, ठीक है, इसको पूछा, इसको पूछा है, और चौथे पॉइंट में इसको पूछा है, पांचवें पॉइंट में इसको पूछा है क्या? नहीं, इसको नहीं पूछा है, इसको पूछा है, और छठवें पॉइंट 8वें पॉइंट में इसको पूछा है। इसको समझो, और समझाऊं कि आगे बढ़े? हाँ भाई, जब आरक्षित नहीं लिखा होता है ना, तो अनारक्षित समझना है, ठीक है। जब कुछ ना लिखा हो कि SC है, ST है, OBC है, महिला है, अगर ये चारों में से, इन चारों में से कुछ ना लिखा हो तो अनारक्षित समझना है। समझ गए कि नहीं, ये बताओ।
कोई कोचिंग वाले ऐसा नहीं पढ़ाए हैं इसीलिए दिक्कत हो रहा है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूं ना भाई, मैं तो आपको डिटेल में बता रहा हूं चीजों को। ठीक है, अनारक्षित में देखो 50,000 2,000 4,000 पढ़े हो, लेकिन आरक्षित में ना यही आधा लगता है। पंच के लिए 25, सरपंच के लिए 500, जनपद के लिए 1,000 और जिला सदस्य के लिए 2,000। लेकिन ये आरक्षित में SC ST OBC महिला आते हैं। आरक्षित का मतलब SC ST OBC महिला। ठीक है, ये देखो, अरे इतना देर से लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये देखो यहां लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है बताओ। बस यहां पे यही समझाना था कि आरक्षित का मतलब होता है SC ST OBC महिला। जबरदस्ती मेहनत करना पड़ गया भाई आप लोगों के लिए, पूरा लिख लिख के समझाना पड़ा, सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। चलो आगे बढ़ेंगे। पंचायत चुनाव में प्रतिभूति निक्षेप के राशि अभ्यर्थी को वापस कर दी जाएगी। जो आपने जमानत राशि जमा किया है वही 50, 1,000 2,000 4,000 अगर आपने जमा किया है तो कब आपका पैसा वापस हो जाएगा, कौन से कंडीशन में वापस कर दी जाएगी? अगर उसका चुनाव लड़ने के मतलब चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में उसका नाम नहीं है, पैसा वापस। मतदान के पूर्व अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए, पैसा वापस। कुल मतदान का 1/6 मिल गया है, पैसा वापस। यदि चुनाव में 9 माह के पूर्व वापसी का दावा किया हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो आंसर आएगा 1 2 3 सही है, 1 2 3 सही है। जिला पंचायत सदस्य, देखो इसके लिए एक ही चीज याद रखना, पंच का सफेद, सरपंच का पीला, जनपद का नहीं सरपंच नीला होगा ना भाई, सरपंच तो मेरे को नीला नहीं। देखो पंच लोग मेरे को सफेद सफेद दिखते हैं, है ना। पंच लोग ऐसे 5 लोगों को बना दो, ये पंच है, ये पंचू लोग, साले लोग सफेद सफेद दिखते हैं भाई। तो पंच लोग जो है सफेद सफेद दिखेंगे, सरपंच लोग नीला नीला दिखेंगे, नीला कपड़ा पहने रहेंगे सरपंच लोग। ठीक है, तो पंच सफेद है और इसके सामने ये नीला कपड़ा पहना है, चश्मा लगाया हुआ है, ये है भाई सरपंच। तो इससे याद रहेगा, नीला मतलब सरपंच और सफेद मतलब पंच। ठीक है, सफेद नीला पीला गुलाबी। ठीक है, इसके अलावा जनपद सदस्य जो होंगे वो पीला पीला दिखेंगे भाई। ये जनपद सदस्य लोग कैसे दिखेंगे, प्यूरी प्यूरी। ठीक है, और उसके बाद जिला सदस्य जो होंगे वो दिखेंगे आपको गुलाबी गुलाबी। तो ये है जिला सदस्य, है ना। ये जिला पंचायत सदस्य है। ये कौन है, तो ये है जनपद पंचायत सदस्य। ये है भाई सरपंच और ये रहा आपका पंच। ठीक है, तो पंच के पास क्या है, सरपंच के पास तो चश्मा है, सरपंच के पास क्या है भाई, चश्मा। पंच के पास 5 ठो डंडा है, 1 2 3 4 5, पंच के पास 5 ठो डंडा है। ठीक है, यह है जनपद सदस्य, तो जनपद सदस्य पीला पीला है। इसके पास 3 ठो बाल है। और जिला पंचायत सदस्य, इसके पास क्या है, इसके पास है मेरा जूता है जापानी। हाँ, इसके पास जापानी जूता है। ठीक है, तो 4 3 2 1 ऑप्शन डी, बात खत्म। चलो भाई, तो याद रखना, यही क्रम याद रखना। ठीक है, फोटो खींचोगे, फोटो, चलो आ जाओ। सनी सनी पीला गुलाबी ऐसी। चलो, पंच सरपंच जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्य के मामले में आपको बताना है। तो पंच का चुनाव लड़ना है तो आप बाल्टी अपना चुनाव चिन्ह बना सकते हो। सरपंच का चुनाव लड़ना है तो टेबल, जनपद पंचायत सदस्य का अगर चुनाव लड़ना है तो श्यामपट्ट, और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना है तो टेबल पंखा। ऐसे पूरे प्रतीक चिन्ह आपको याद रखने होंगे। पंच के लिए 10,
पंच के लिए आपको 10 प्रतीक चिन्ह याद करने होंगे, सरपंच के लिए 24, जनपद सदस्य के लिए 23 प्रतीक चिन्ह याद कर रहे होंगे और जिला सदस्य के लिए 37 याद करने होंगे। जान छूट जाएगा बिल्कुल, 37। ये सब कहां मिलेंगे? तो ये पूरे प्रतीक चिन्ह मिलेगा इस बुक में, ठीक है। नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, नोट्स में लिखा हुआ है लेकिन नोट्स में इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है। नोट्स में जो जो लिखा हुआ है ना वो इंपॉर्टेंट मैंने लिख दिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट लिख दिया है कि 1 से 8 का क्रम क्या होगा, ये मैंने लिख दिया है नोट्स में, तो नोट्स में वो मिल जाएगा। अरे पूरा याद करने की जरूरत ही नहीं है, जाओ नोट्स में शुरू के 8 का देख लो, बस काफी है। पंच के लिए 10, सरपंच के लिए 24, जनपद के लिए 23, जिला पंचायत के लिए 37। इतना आसान क्वेश्चन अब कैसे बताऊं? चलो एक पूरा क्वेश्चन पढ़ लिए हम, ऐसा मैं मान के चलता हूं कि पढ़ूं, ठीक है। ग्राम पंचायत के लिए चुनाव हुआ है और पहला सम्मेलन इस दिन को हुआ है, पहला सम्मेलन, और उसके बाद ये पंचायत जो है अनियमितता के कारण विघटित हो गया। उसके बाद नया चुनाव हुआ है 12 दिसंबर 2018 को, तो उसका सम्मेलन, पहला सम्मेलन इस दिन हुआ है। तो ग्राम पंचायत की अवधि क्या होगी? तो ग्राम पंचायत की अवधि ना बच्चों 5 साल होती है, ठीक है। कितनी होती है? 5 साल। अब 2016 में पहला सम्मेलन हुआ तो इसी दिन से चालू हो जाता है, और 2018 में विघटित हो गया था, तो सीधी सी बात है 2 ही साल चला चुनाव, मतलब पंचायत जो है वो 2 ही साल चला। तो अभी 3 साल बचा है, और 3 साल बचा है मतलब आने वाले समय के लिए चुनाव होगा। तो 2016 में पहला सम्मेलन हुआ था 24 जनवरी को, तो 2016 में 5 जोड़ दो, कितना जोड़ दो? 5, तो कितना हो जाएगा? 2021, मतलब 24 जनवरी 2021 तक वो चलेगा। अगर 6 महीने से कम का समय बचे ना तब सीधा नए 5 साल के लिए होता है, लेकिन 6 महीने से ज्यादा समय बचा है। अभी देखो 16 से 18 दो ही साल हुआ है, 3 साल बचा हुआ है, मतलब 6 महीने से ज्यादा बचा है ना। तो सीधी सी बात है जब पहला सम्मेलन होगा उसी में 5 जोड़कर आंसर लेंगे। सेम कंडीशन सेकंड क्वेश्चन के लिए भी है। इतने देर तक यार ये क्वेश्चन पढ़ूंगा नहीं, बताए आप इसको बढ़िया पढ़ लो, मैं समझाता हूं। पहला सम्मेलन 10 फरवरी 2014 को हुआ था और 2016 में इसको विघटित कर दिया गया। अभी भी 3 साल बचा हुआ है, और जब 3 साल बचा हुआ है तो 14 में आप सीधा 5 जोड़ दो, आंसर आपका आ जाएगा। क्योंकि 6 महीने से ज्यादा समय बचा है, 3 साल बचा है मतलब 6 महीने से ज्यादा बचा हुआ है। यदि कोई मतदाता 1 वार्ड से नामांकन पत्र ग्राम पंचायत के पंच हेतु प्रस्तुत करता है, ठीक है, मैं एक मतदाता हूं, 1 वार्ड से ग्राम पंचायत के लिए नामांकन पत्र भर दिया, इसके बाद दूसरे वार्ड से भी जाके भर दे रहा हूं। अब मेरे को पता चला भाई कि मैं एक ही पोस्ट के लिए 2 वार्ड से फॉर्म नहीं भर सकता, तो मैं क्या करूं? मेरा तो दोनों निरस्त हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, बाद में वो दूसरा नामांकन पत्र वापस ले लिया, क्योंकि मैं पंचायती राज पढ़ा हुआ हूं, मेरे को पता है। क्या पता है कि अगर मैं 1 वार्ड से भरूं, मतलब 1 वार्ड से भरा पंच के लिए, फिर 1 वार्ड से भर दिया पंच के लिए दूसरे वार्ड से, तो अगर दूसरा वाला वापस ले लूं तो पहला वाला निरस्त नहीं होगा, अवैध नहीं होगा, पहला वाला अवैध नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगर दोनों में से भर दिए तो दोनों अवैध हो जाएगा, लेकिन दूसरा वाला वापस ले लिए तो पहला वाला अवैध नहीं होगा, ठीक है। चलो, बहुत ही खतरनाक टॉपिक है भाई, जान ही छूट जा रहा है इसको तो समझाने में। चलो, क्या सही है? एक मतदाता पंच और सरपंच का एक साथ चुनाव लड़ सकता है, पंच का एक साथ नहीं लड़ सकता, सरपंच का चुनाव एक साथ नहीं लड़ सकता, सरपंच और बीडीसी लड़ सकता है, जनपद सदस्य जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकता है, 2 निर्वाचन क्षेत्र से जनपद नहीं लड़ सकता, 2 निर्वाचन क्षेत्रों से जिला भी नहीं लड़ सकता, एक सरपंच और जिला पंचायत लड़ सकता है। याद रखना, आप लिख देता हूं भाई, पंच हो, सरपंच हो, जनपद सदस्य हो या फिर जिला सदस्य हो, आप किसी 2 पोस्ट के लिए चुनाव लड़ सकते हो, किसी भी 2 पोस्ट के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। भर आप चारों सकते हो, फॉर्म आप चारों भर सकते हो, ध्यान रखना, फॉर्म आप चारों भर सकते हो, लेकिन शुरू का 2 ही एक्सेप्ट होगा, ठीक है। फॉर्म आप चारों भर सकते हो लेकिन एक्सेप्ट 2 ही होगा, और वो 2 अलग अलग होना चाहिए। अगर पंच का ही भर रहे हो 2 जगह से, रिजेक्ट, सरपंच का भर रहे हो 2 जगह से, रिजेक्ट, जनपद सदस्य का 2 जगह से भर रहे हो, रिजेक्ट, जिला सदस्य का 2 जगह से भर रहे हो, रिजेक्ट। अगर पंच और सरपंच भर रहे हो
पास हो जाओगे, है ना। सरपंच और जनपद सदस्य भर रहे हो, पास हो जाओगे। जनपद जिला भर रहे हो, पास हो जाओगे, है ना। इसके अलावा पंच के साथ जनपद भर रहे हो तो भी पास हो जाओगे, सरपंच के साथ भी जिला भर रहे हो तो भी पास हो जाओगे, ठीक है। और पंच के साथ जिला भी भर रहे हो तो भी पास हो जाओगे। अलग अलग पोस्ट के लिए, किसी भी दो पोस्ट के लिए अलग अलग के लिए भर रहे हो तो पास हो जाओगे। पैसा भी बता दूं, सैलरी, सैलरी तो चेंज हुआ है, बता देता हूं। सैलरी जानना है, पंच का सैलरी लिख लो, पंच 500, सरपंच 4000, पंच 500, सरपंच 4000। जनपद के लिए लिखो 5000, 6000, 10000। जनपद सदस्य 5000, उपाध्यक्ष 6000, अध्यक्ष 10000। इसके अलावा जिला के लिए लिखो जिला सदस्य 10000, उपाध्यक्ष 15000 और जिला पंचायत अध्यक्ष 25000, ठीक है। मतदाता सूची तैयार करने के पश्चात सूची में नाम जोड़ने, दावा आपत्ति की सूचना किन कार्यालयों के सूचना पटल पर प्रदर्शित नहीं करना होता है? कौन से कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित नहीं करना होता है? राज्य के समस्त ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत के पंचायतों के पटल पर प्रदर्शित नहीं करना होता। एक पंचायत चुनाव में कितने अभिकर्ता होते हैं? तो एक चुनाव होता है, एक गणना अभिकर्ता होता है और एक मतदान अभिकर्ता होता है। तो चुनाव होता है, मतदान होता है और गणना अभिकर्ता होता है। 1, 4 और 5 किसमें? ऑप्शन बी, है ना। पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार 3 तरह के अभिकर्ता को, है ना, नियुक्त कर सकता है, चुनाव, मतदान और गणना अभिकर्ता। ये तीनों को क्या कर सकता है भाई? नियुक्त कर सकता है। चलो अगला क्वेश्चन। ये चार सरपंच चुनाव लड़ रहे हैं, मत पत्र में इनका नाम किस तरह से होगा? लो बताओ भाई, आपके लिए आ गया क्वेश्चन। जोरदार, शानदार, जानदार, सब जबरदस्त, ठीक है। जोरदार, शानदार, जानदार और जबरदस्त क्वेश्चन आ गया आप सभी के लिए। बता दो क्या आंसर लोगे? मजा तो आ रहा होगा भाई आज, है ना। पंचायती राज आज आपका कंप्लीट हो रहा है। मैं भी बढ़िया पंचायती राज को पढ़ा के फ्री हो जाऊंगा भाई। इसके अलावा फिर मैराथन क्लास में धाराओं को अलग से कराऊंगा। आज शुरू में ना क्वेश्चन गड़बड़ हो गया होता है धाराओं का, नहीं तो बढ़िया मूड से आया था धाराओं को कराने के लिए। कौन सा आंसर ले रहा हो जल्दी बता दो। पहले अरुण आएगा, ए का पहले अरुण आएगा तो 3 पहले आएगा, सीधी सी बात है, एकदम आसान था। नेक्स्ट चलो इसका बता दो जल्दी से, क्या आंसर लोगे? PS शुक्ला, M महेंद्र कुमार या सोम वर्मा? जल्दी बोलो इसका आंसर क्या लोगे? ऑप्शन डी, पहले महेंद्र कुमार आएगा, MNOPQRST, तो पहले बी आएगा, तो बी वाले में बी, उसके बाद ए, MNOP, पी आएगा, एम के बाद पी आएगा, पी के बाद एस आएगा। इंग्लिश वाला मिला लेना है ना, इंग्लिश वाला मिलाना है एग्जाम में। चलो सरपंच चुनाव के लिए अगला क्वेश्चन बता दो जल्दी से, क्या आंसर आएगा? 1 के बाद तो 2 आएगा इतना पता है, 2 के बाद क्या आएगा? तो ए के बाद KLM है ना, तो एम बाद में आएगा, तो के के बाद देखो कनछेदीलाल आत्माराम, तो कनछेदीलाल के बाद ए आता है ना, तो 1, 2 के बाद 5 लिखा हो, मतलब ऑप्शन सी 1, 2, 5, 6, 4, 3 ऐसा। चलो अब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? तो अब हम लोग कर सकते हैं कि क्वेश्चन बताओ, वो धाराओं का क्वेश्चन कराऊं फिर से? वो उस समय क्या है ना, सही जोड़ी बना नहीं था ना, तो मजा नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में। बोलोगे तो करा दूंगा, बोलो भाई, धाराओं वाला क्वेश्चन फिर से कराऊं? आप लोग बोलोगे तो करवा दूंगा धाराओं का क्वेश्चन फिर से।
है ना, करवाना चाहिए भाई फिर से, है ना, क्योंकि उस समय ना मजा ही नहीं आ रहा था, अभी मजा आ जाएगा एकदम। नेम वाला कुछ मत करना, एबीसीडी के अल्फाबेट में जमाना होता है ना, नेम वाला जो है वो एबीसीडी के अल्फाबेट में जमाना होता है। तो सीधी सी बात है, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, वैसे ही जमाना होता है, और तो ज्यादा कुछ है नहीं भाई। ठीक है, अल्फाबेट में जमाओ, लेकिन इंग्लिश क्वेश्चन इंग्लिश में भी होता है, क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में भी होता है। अल्फाबेट में जमाओ लेकिन क्वेश्चन इंग्लिश में भी होता है, तो इंग्लिश वाला देख के जमाना। ठीक है, कौन सा देख के जमाना है? इंग्लिश वाला देख के जमाना है। चलो भाई, पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो धारा 29 में जिला पंचायत का गठन है। ठीक है, तो 29 के लिए साथ में और क्या याद रखना है कि 13, 22 और 29, 13 में, धारा 13 में ग्राम पंचायत, 22 में जनपद पंचायत और 29 में जिला पंचायत का गठन है। धारा 40 में पंचायत पदाधिकारियों को हटाया जाना है। तो याद रखना, 36 में अयोग्यता, 37 में त्याग पत्र, 38 में अयोग्यता के कारण त्याग पत्र और त्याग पत्र के कारण 38 में पद रिक्त हो गए हैं, और रिक्त हो गए हैं तो नए लोगों को ले आया, नलायक है साले लोग, तो निलंबन, 39 में निलंबन और 40 में सीधा उनको हटाया जाना। तो 36 से 40 एक साथ याद रखना है। 42 में राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियां बिल्कुल सही है, शक्तियां हैं, तो 43 में नियम बनाने की शक्ति है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक धारा और है, 42A, जो बोलता है कि कर्मचारी और अधिकारियों को डायरेक्शन देना। ठीक है, कर्मचारी और अधिकारियों को डायरेक्शन देना। धारा 45 जो है ये गलत है, 1 2 3 सही होगा, क्योंकि धारा 45 में सम्मेलन की प्रक्रिया नहीं है। धारा 45 में क्या है? तो धारा 45 में आपका दिया हुआ है पुनर्विचार, है ना, पंचायत किसी विषय पर अगर निर्णय ले चुकी है तो उसका पुनर्विचार दिया हुआ है धारा 45 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर बोले एग्जाम में कि पंचायत निधि, है ना, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के साथ प्रत्येक पंचायत में एक निधि स्थापित होगा, वो किसमें दिया हुआ है? तो धारा 66 में दिया हुआ है, धारा 66 में दिया हुआ है। और अगर जिला पंचायती राज निधि की अगर बात करें तो वो दिया हुआ है आपका 76 में। तो 66 के तहत एक पंचायत में एक निधि का स्थापना होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए जिला पंचायत निधि, तब आपको आंसर लेना होगा धारा 76। ठीक है, 66 और 76 को एक साथ याद रखना, धारा 76, हाँ ठीक है, धारा 76। 66 में पंचायत निधि के बारे में बताया गया है, लेकिन अगर जिला पंचायत निधि की बात हो तो धारा 76 याद रखिएगा। नेक्स्ट लो भाई, धारा 37, आप जान रहे हो 36 में अयोग्यता है, 37 में त्याग पत्र है। ठीक है, 37 में क्या है भाई? त्याग पत्र, दिया जाएगा ऑप्शन डी के साथ। 38 में क्या है? रिक्ति, धारा 38 में दिया हुआ है रिक्तियों का भरा जाना। 39 में, अब भर तो दिए हैं, रिक्तियों को भरा गया, तो 39 में उनका निलंबन है, और धारा 40 में डायरेक्ट हटा देना है, और 41 में एक से अधिक, धारा 41 में क्या दिया हुआ है? एक से अधिक पद धारण करने का वर्जन दिया हुआ है। चलो, पंचायती राज में ग्राम पंचायत के जो कृत्य हैं वो धारा 49 में है, इसमें 30 उपधाराएं भी है, इसमें मांस के विक्रय तथा परीक्षण का विनियमन भी है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों की स्थापना, संचालन, देखरेख एवं निगरानी करना भी है। नेक्स्ट चलो, ग्राम के संबंध में अधिसूचना ये धारा 3 में है, और परिभाषा धारा 2 में दिया हुआ है। इतना समझाने के बाद भी ये नालायक लोग उल्टा पुल्टा ही काम करेंगे। चलो पढ़ लो फिर भी। धारा देखो, निर्वाचन, जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन और अविश्वास प्रस्ताव, तो याद रखना अविश्वास प्रस्ताव जो है, ठीक है, वो धारा 21 में है।
सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव धारा 21, जनपद पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन 25 में। देखो अविश्वास प्रस्ताव के लिए ना आपको 21 याद रखना है, 21 के बाद आपको क्या याद रखना है, तो 21 के बाद आपको याद रखना है 28 और 28 के बाद याद रखना है 35। ठीक है, 21 के तहत सरपंच उप सरपंच, 28 के तहत जनपद पंचायत और 35 के तहत जिला पंचायत, है ना। 7 14 7 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35। तो 21 28 35 7 के पहाड़े में आते हैं। तो ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव 21 के तहत, जनपद पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव 28 के तहत और जिला पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव धारा 35 के तहत होता है। ठीक है, धारा 35 के तहत होता है। इसके अलावा धाराओं को और कैसे याद कर सकते हैं, तो और भी आसान आसान तरीके हैं, ट्रिक्स हैं कि किस तरह से आप धारा याद कर सकते हो। अगर आपको ट्रिक लगाना आ रहा होगा तो आप बहुत सारी चीजें इसमें याद कर पाओगे। ठीक है, जैसे धारा 61 क ख ग घ, इसको आपको एक साथ याद रखना होगा। ठीक है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में आ सकता है। माता जी का फोन आ गया था, होता है 3000 ट्रांसफर कर दो तुरंत। क्यों भाई, हॉस्पिटल में हूँ, दवाई लेना है। हर घर में जो है ना ये मेडिकल वाला जो इशू है ना, ये सॉल्व हो सकता है अगर शुगर को कंट्रोल कर लिया जाए। बताए तो मैं तो अपनी मम्मी को समझाते ही रहता हूँ कि यार छोड़ दो चाय वाय पीना, शुगर थोड़ा कंट्रोल करो, पर मानती नहीं है। अब उसके लिए कोरबा जाके ही रहना पड़ेगा, तभी मैं छुड़वा पाऊंगा। बहुत मुश्किल है समझा पाना। ये बुजुर्गों को इतना आसानी से समझाया नहीं जा सकता, बताए बहुत मुश्किल होता है बुजुर्गों को समझाना। डॉक्टर लोगों का बढ़िया है, लूटो भाई। डॉक्टर खुद मना करता है कि चाय मत पिया करो, फिर भी उसके बिना तो काम ही नहीं चल रहा है, ऐसा है। चलो, धारा 83, 89, 84 और 88। जल्दी बताओ, धारा 83, 84। ठीक है, धारा 83 में ना राज्य सरकार की शक्ति है। धारा 83 याद रखना, राज्य सरकार की शक्ति है। और 84 में कार्यों का निरीक्षण, धारा 84 में पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण है। वैसे हम 89 की बात करें तो धारा 89 में जांच, सॉरी 88 में जांच है, 89 में धारा 88 में जांच है, धारा 89 में हानि एवं दुरुपयोजन के लिए पंचों आदि का दायित्व है कि कोई नुकसान नहीं हो जाना चाहिए, ये पंचों का दायित्व। तो धारा 89 में पंचों का दायित्व है, 83 में राज्य सरकार की शक्ति, 84 में पंचायतों के कार्य का निरीक्षण, 89 में पंचों का दायित्व और 88 में जो है वो है जांच। 88 में पंचायत के कार्यकलापों का जांच दिया हुआ है। ठीक है, चलो कुछ कुछ धाराओं को याद कराना भी जरूरी है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। देखो
यहां देखो भाई, अध्याय 6 में पंचायतों के कृत्य दिए हुए हैं, जिसमें याद रखना कि धारा 49 में ग्राम पंचायत के कृत्य हैं, 50 में जनपद पंचायत के कृत्य हैं और 52 में जिला पंचायत के कृत्य हैं। तो इसको याद रखना, 49, 50 और 52। ठीक है, 49, 50 और 52। एक क्वेश्चन छूट गया लग रहा है, ये क्वेश्चन छूट गया। अवैध कॉलोनी के निर्माण के लिए दंड, तो ये धारा 61 घ में है, अभी याद कराऊंगा। 61, धारा 61 का क ख ग घ अंग च छ तक याद करना है। ठीक है, धारा 76 में अभी पढ़े हो जिला पंचायती राज निधि पढ़े हो। ठीक है, जिला पंचायती राज निधि। और धारा 72 में क्या दिया हुआ है, तो 72 में दिया हुआ है कृत्य, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी तथा सचिव के कृत्य, ये धारा 72 में दिया है। तो पंचायतों को सहायता अनुदान जो है वो 64 में दिया हुआ है, पंचायतों को सहायता अनुदान। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन बचा है क्या? खत्म है ना, करा दिया मैंने क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन हो गया है। अब यहाँ पे चीजें जो मैं समझा रहा था आपको, ये सब याद करना होगा। पंचायतों के कृत्य में 49, 50 और 52 को पढ़ना है आपको। किसको पढ़ना है? 52 को। 61 में समझौता करने की शक्ति है ना। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, यहां पर दिया हुआ है समझौता करने की शक्ति। और 61 अध्याय 6 का में है कॉलोनी निर्माण, और इसके तहत A, B, C, D, E, F, G तक पढ़ना है। कितने तक पढ़ना है? G तक पढ़ना है टोटल। तो 61 का ख ग घ अंग च छ तक पढ़ना है। तो 61 का में कॉलोनी निर्माण का परिभाषा, ख में रजिस्ट्रीकरण, याद रखना ख में रजिस्ट्रीकरण है, ग में विकास है, कॉलोनी का विकास, घ में दंड है। अगर कोई अवैध कॉलोनी निर्माण करता है तो उसके लिए दंड है। और अंगा में है, अंगा में भी दंड है, लेकिन ये अवैध सन्निर्माण के अपराध का दुष्प्रेरण करने के लिए दंड है। मतलब अगर उसकी कोशिश करते हो तो दंड है। तो 61 घ और अंगा दोनों में दंड है। च में अवैध व्यापार या अवैध कॉलोनी निर्माण के किसी क्षेत्र में भूखंडों के अंतरण शून्य होगा, मतलब वहां पर कोई भी भूखंड का अंतरण नहीं होगा। तो च में शून्य हो गया, च में शून्य हो गया। और छ में अवैध कॉलोनियों में अंतर्गत भूमि का संपहरण, संपहरण मतलब चुपचाप उसको छोड़ दो भाई। ठीक है, तो ये 61 क ख ग घ अंग च छ याद रखना है। क में परिभाषा है, ख में रजिस्ट्रीकरण है, ग में विकास है और घ में दंड है। अंगा में भी दंड है लेकिन दुष्प्रेरण के लिए दंड है। च में शून्य कर देना और छ में संपहरण कर लेना। ठीक है, तो ये आंसर, ये आप धाराओं को याद रखना। 61 से आपका क्वेश्चन बनता है। धारा 60 में पूछ रहे हो आप, धारा 60 में है जनपद पंचायत में निहित सड़कों और भूमियों का अधिक्रमण, जनपद पंचायत में निहित सड़कों और भूमियों का अधिक्रमण। इसके अलावा पैंतालीस आया था अभी क्वेश्चन में, धारा 45 पुनर्विचार, पंचायत द्वारा अंतिम रूप से निपटाए गए विषयों पर पुनर्विचार। 46, 47, 47 क 47 ख, देखो इसको अच्छे से। 46 में ग्राम पंचायत की स्थायी समिति है और 47 में जनपद और जिला पंचायत की स्थायी समिति है। इसको 47 में ही क्यों रखा गया है बताओ? इसको 47 में ही क्यों रखा गया है? क्योंकि जनपद पंचायत की स्थायी समिति और जिला पंचायत की जो स्थायी समिति है, ये दोनों को आपको याद रखना है। जनपद पंचायत और जिला पंचायत दोनों की जो स्थायी समिति है, ये दोनों सेम टू सेम है लगभग, है ना। लगभग क्या है, एक जैसे हैं, इसीलिए इसको 47 में रखा गया है। और 47 क में इनका त्याग पत्र रखा गया है। और 47 ख में संबंध में जो विवाद है ना, उस विवाद को निर्वाचन के संबंध में, सभापति सदस्य के निर्वाचन के विधि मान्यता के संबंध में विवाद के लिए 47 ख रखा गया है। और साथ में आप 48 भी याद रख लेना, क्योंकि 49, 50, 52 आपको याद है। 49 ग्राम पंचायत के कृत्य, 50 जनपद पंचायत के कृत्य और 52 जिला पंचायत के कृत्य। तो सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य 48 में।
आसानी से याद हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन जो आया था वो ये बोला था कि 45वें सम्मेलन की प्रक्रिया है क्या, तो हमने गलत कर दिया था, क्योंकि 45 में पुनर्विचार है। 45 में क्या है, पुनर्विचार है, और सम्मेलन की प्रक्रिया जो है वो धारा 44 में। तो इस तरह से आप धारा 44 से 48 तक याद रखोगे। खास करके अध्याय 5 में है धारा 44 से 48, जिसमें आपका क्या दिया हुआ है, जिसमें आपका दिया हुआ है पंचायतों के कामकाज का संचालन तथा पंचायत के सम्मेलन की प्रक्रिया। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये पूछा था कि बताइए 45 में सम्मेलन की प्रक्रिया है क्या, तो आपने गलत कर दिया था, क्योंकि 45 में पुनर्विचार है। सम्मेलन की प्रक्रिया 44 में। 46 का मतलब ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां, 47 का मतलब जनपद जिला की स्थायी समितियां, 47 क में त्याग पत्र है, 47 ख में विवाद है, 48 में पूरे पंचायत की शक्तियां और कर्तव्य है, सरपंच उप सरपंच अध्यक्ष उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य। 49 50 52 आप पढ़ चुके हो, तो 49 50 के बाद हमको 52 क्यों पढ़ना पड़ रहा है, यह भी प्रश्न मन में आता है कि 49 में ग्राम पंचायत के कृत्य हैं, 50 में जनपद के और 52 में जिला पंचायत के कृत्य हैं, तो 51 क्यों नहीं पढ़ रहे भाई हम। हाँ, कॉलोनी वाला धारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि 51 में राज्य सरकार के कृत्यों का जनपद पंचायत या जिला पंचायत को सौंपा जाना है ना। राज्य सरकार अपने कुछ काम जनपद और जिला पंचायत को सौंप सकती है, ये 51 में बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा 49 का भी इंपॉर्टेंट है ना। 49 में ग्राम पंचायत के कृत्य, 50 में जनपद और 52 में जिला पंचायत के कृत्य है। 49 का में याद रखना ग्राम पंचायत के अन्य कृत्य है। 51 क्यों छोड़ दिए, क्योंकि 51 से 51 रुपए थमाकर राज्य सरकार जनपद और जिला को काम सौंप सकती है, ऐसे याद कर सकते हो, है ना। 51 रुपए थमाकर राज्य सरकार ग्राम और जिला और जनपद पंचायत को काम सौंप सकती है। तो आज का क्लास कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना है, और जय हिंद। 1 मिनट वाला वीडियो अच्छा इनिशिएटिव है। हाँ, 1 मिनट में जो 10 MCQ 20 MCQ या 30 MCQ करा रहा हूं, उस वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या है उसको सपोर्ट मिलेगा ना, तो वो आगे मैं उस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, चलो सबको जय हिंद, जय माता दी, जय हिंद कमेंट करते हुए जाना है।